दोस्तों वेलकम टू मैड माइक्स न्यू एपिसोड। और आज हमारे साथ है एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी डॉक्टर सोमनाथ शर्मा। डॉक्टर सोमनाथ शर्मा सर, आपका स्वागत है। और जी सर, सर। आपने अभी तक 7 से 8 हज़ार के बीच सर्जरीज कर दी हैं। जी सर। स्पाइन की, ब्रेन की, न्यूरो ऑन्को सर्जरीज, स्कल बेस, स्पाइन ट्रोमा, मतलब इतना सारा। और आप अभी बिल्कुल यंग लग रहे हैं, तो इतना सारा अचीवमेंट इतनी सी उम्र में आपने किया, तो इसके पीछे आपकी प्रेरणा क्या रही? सर बेसिकली जो है, मैं एमबीबीएस में तो खैर मेरे ग्रैंडफादर की वजह से आया। वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं और मेरी मदर चाहती थी। और एमबीबीएस करने के बाद मैंने एमएस किया एसएमएस मेडिकल कॉलेज से। और जब मैं एमएस कर रहा था तो उसी टाइम हमारी रोटेशन पोस्टिंग होती है डिपार्टमेंट्स में। तो मेरी न्यूरोसर्जरी में पोस्टिंग लगी थी। और उसी पोस्टिंग के दौरान मैंने एक स्पाइन का पेशेंट देखा था। उसकी ट्यूमर था डॉर्सम पे, मतलब जो हमारा धड़ वाला हिस्सा है उस पर ट्यूमर था। फीमेल थी वो, और वो चल नहीं पा रही थी और भयंकर दर्द से जो है उसको प्रॉब्लम थी। और मेरे जो प्रोफेसर थे उस टाइम पे, उन्होंने उसे ऑपरेट किया और ऑपरेट करते ही दूसरे दिन उसकी सारी वीकनेस ख़त्म हो गई एंड शी वाज ऑल ओके। और वो खड़ी होके, मतलब सर ने उसको चल के दिखाया और उसका दर्द भी ख़त्म हो गया था। तो न्यूरोसर्जरी में आने के लिए मेरी ये प्रेरणा थी। तब वह मतलब पोस्टिंग के दौरान ही मैंने डिसाइड किया कि मैं न्यूरोसर्जरी की तैयारी करूँगा और इसी को एज अ करियर मैं चूज़ करूँगा। ये ये है। बहुत मुश्किल सफर रहा होगा, आसान नहीं होगा। जी सर, मैंने जो है मेरा एमसीएस जो न्यूरोसर्जरी ट्रेनिंग होती है वो लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है। हाँ। जिस तरह राजस्थान में एसएमएस है, उसी तरह किंग जॉर्ज है लखनऊ में। वो एक गवर्नमेंट सेक्टर का कॉलेज है। वहाँ काफ़ी पेशेंट का लोड रहता है और स्पेशली वो पेशेंट मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं, तो वहाँ काम करने का और सेवा करने का काफ़ी मौका मिला। तो ये जो ट्रेनिंग्स हुई आपकी एसएमएस के अंदर, लखनऊ के अंदर, तो ये जो ट्रेनिंग्स हुई इनके अंदर आपने मतलब कितने कितने घंटे काम किए थे? सर नॉन स्टॉप हमको था, करीबन करीबन 36 घंटे हमें काम करना होता था। 36 घंटे जी हाँ, बिना रुके? बिना रुके। हम सो लोगों की ड्यूटी जैसे आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई है, तो कल जो है हम शाम को 8 बजे से 9 बजे रिलीव होते थे अपनी ड्यूटी करके पूरी। और हमें रात का टाइम मिलता था सोने का दूसरे दिन, अच्छा, क्योंकि दूसरे दिन। वहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंट्स थे और रेजिडेंट हम लोग इतने ज़्यादा नहीं थे। हम लोग कुल 4 रेजिडेंट थे एक बैच के अंदर। नहीं, पर यदि हम स्लीप डेफिशिएंसी में चले जाएंगे तो हमारा काम इफेक्ट करेगा। और आपका जो काम है वो बहुत स्किल काम है कि जी उसके अंदर सर। बहुत माइन्यूट सर्जरीज करनी पड़ती है ब्रेन की। तो वहाँ पर इस तरह के जब आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स जुड़ जाते हैं तो उससे आपका काम इफेक्ट नहीं करता? सर हमारी बॉडी जो है वो हम्म। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अडॉप्ट कर लेती है। हम्म। तो फिर ठीक भी है। जैसे नींद नहीं आ रही या कुछ इस तरह नहीं, का? बीच में जैसे हम लोग रहते थे तो मतलब एक दूसरे को रिप्लेस कर देते थे। घंटा 2 घंटा सोने का टाइम, रात में झपकी मारने का टाइम मिल जाता था। लेकिन मतलब ड्यूटी पे तो पूरा रहना ही पड़ता था। लेकिन उस टाइम उस पीरियड में सर जो है न्यूरोसर्जरी का एक जोश था, तो वो चीज़ कभी फील नहीं हुई, वो थकान कभी महसूस नहीं हुई। न्यूरो सर्जरी, जी सर। इसमें दो दो चीजें आती कंपोनेंट हैं, आते दो हैं कंपोनेंट्स बिल्कुल। आते हैं, ब्रेन, ब्रेन एंड स्पाइन। स्पाइन। तो ज्यादा किस चीज का पे काम होता है, ब्रेन पे या स्पाइन? सर दोनों ही इम्पॉर्टेंट है बॉडी में, और जो दोनों केसेस इक्वलेंट ही हैं। जैसे ब्रेन की अगर हम बात करें पर से, तो हेड इंजरी ट्रॉमा ये बहुत बड़ा जो है उसमें इशू है। बहुत सारे केसेस होते हैं उसके। उसके अलावा ब्रेन ट्यूमर्स हैं। ठीक है, बच्चों के अलग डिजीज़ है। जैसे बच्चों में जो डिफॉर्मिटीज़ होती है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें हाइड्रोसिफिलिस एक होता है, दिमाग में पानी भर जाना, पानी की थैली फूल जाना और उसके वजह से दिमाग में सूजन आ जाना। और इसी तरह अगर हम स्पाइन की बात करें तो स्पाइन स्टार्ट होती है सीवी जंक्शन, मतलब ब्रेन और जो वर्टिब्रा है, क्रेनियो वर्टिब्रल जंक्शन, वहाँ से स्टार्ट होती है। उसकी बहुत सारी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर हड्डियाँ चिपकी होती है, या जो हमारी बड़ी नस स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर प्रेशर होता है। उसके बाद नीचे हम आ जाएँ तो सर्वाइकल स्पाइन आ जाती है। आजकल आप सुनते हुए सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल हो गया। जितने ये जो वाइट कॉलर जॉब वाले लोग हैं हमारे, जो मोबाइल और लैपटॉप पे जिनका पूरा दिन भर काम चलता है, वो आजकल सर्वाइकल की बीमारी से ग्रसित है। ऑन द अदर हैंड, अब जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, आज जो हमारी यूथ है, हमारा जनरेशन, यंग जनरेशन, और उससे भी ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं छोटे बच्चे, जो मोबाइल जिनके पेरेंट्स देखे सोचते हैं कि हम फ्री हो गए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं सर। लोअर डाउन अगर हम आएँ तो डॉर्सल स्पाइन है, उसके ट्यूमर्स बहुत कॉमन है। टीबी बहुत कॉमन है जो ट्यूबरक्लोसिस स्पाइन की है। और जो कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं जो शरीर के दूसरे अंग में होते हैं लेकिन वहाँ से फैल के स्पाइन में आ जाते हैं, तो उसकी कॉमन साइड डॉर्सल स्पाइन है, जो धड़ वाला हिस्सा है, जो हमारी रिब्स के पीछे होता है, पसलियों के पीछे वाला जो हिस्सा है। और जो हम आजकल बात करते हैं पीआईवीडी हो गया, छल्ला खिसक गया, शियाटिका हो गया, इसके लिए जो नीचे लंबर स्पाइन है, कूली से जस्ट ऊपर जो 5 हड्डियाँ होती है, वो वाला एरिया। तो
पूरा ब्रेन भी उतना ही इन्वॉल्व है और स्पाइन भी उतनी ही इन्वॉल्व है न्यूरोसर्जरी के अंदर। दोनों का मतलब वेटेज हम 50-50% कह सकते हैं। मैंने बच्चों को देखा है आजकल, इवन मैंने मेरे बच्चों को भी देखा है कि जब वो छोटे थे तो उनकी मम्मी उनको वो एक रैम चला देती थी टीवी मोबाइल पे और वो दूध पीना चालू कर देता था। अब वो शायद डिजीज और बढ़ती गई है, अब वो हर अब वो आदत हो गई है। अब वो आदत हो गई आदत हो है। गई है। तो उससे छोटा जो बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है, 3 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, 4 साल का है, तो उस पे क्या इफेक्ट आने लगते हैं? सर इफेक्ट ये आने लगता है कि अब एक तो बच्चों को एडिक्शन हो गया है। अब उन्हें लगता है कि मतलब जब तक वो मोबाइल का गाना नहीं सुनेंगे या वो पिक्चर नहीं देखेंगे, उनका एक हमारे न्यूरो में एक टर्म होता है रिफ्लेक्स। वो रिफ्लेक्स उनके ऐसे हो गए कि जब तक मोबाइल और टीवी नहीं चलेगा मुझे खाना खाना ही नहीं है। मेरा तो खाना टीवी चल के या उसका जो पर्टिकुलर सॉन्ग है या उसका जो वीडियो है, जो भी कार्टून वो देखता है, वहीं से खाना शुरू होगा। तो जब तक हमने देखा, मेरा खुद का मतलब मेरी खुद की डॉटर है, उसका भी ये इशू था, बचपन में मुझे गाना सुनाते थे और फिर वो खाना खाने बैठती थी। खैर अब वो धीरे धीरे आदत हमने छुड़वाई, लेकिन ये बच्चों के ऊपर फिर ये इनकी मोबाइल की आदत आगे से आगे बढ़ती जा रही है। और इसका इफेक्ट ये है कि आज हमारे पास 4-4, 5-5 साल के बच्चे चक्कर लेके आ रहे हैं कि मुझे चक्कर आते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं बोर्ड देखता हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं। मैं लेटा रहता हूँ तो मेरे पीछे पूरा दर्द होता है। तो हम उसे एक ही बात पूछते हैं सीधा, बेटा अच्छा ही बताओ मोबाइल कितनी देर देखते हो? अच्छा, मोबाइल देखने में बच्चा जो है उसे ये नहीं पता कि मुझे किस पोजीशन में मोबाइल देखना है। आपने मोबाइल उसके हाथ में दे दिया है, ठीक है, आप तो रसोई में, मदर तो किचन में काम कर रही है, फादर ऑफिस गए हुए हैं, बच्चा सोफे पे टांग ऊंची करके लेटा हुआ है और मोबाइल देख रहा है। अब आप सोचिए कि पूरी उसकी जो स्पाइन है वो किस पोस्चर में है और उसका क्या डेवलपमेंट होने वाला है। तो ये सब चीज़ें हमें पेरेंट्स को बहुत इस पे निगरानी रखनी होगी। तो मोबाइल जब बच्चों को दे रहे हैं, मदर किचन में है, फादर जॉब पे है, तो उस वक्त किस पोस्चर के अंदर एटलीस्ट ये तो कम से कम आज से वो करेक्ट करना चालू कर दे? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। मेरे जितने पेशेंट्स होते हैं, मैं उन्हें कभी ये नहीं कहता कि आप मोबाइल नहीं देखें। मोबाइल देखें आप, लेकिन मोबाइल के लिए आप सीधे बैठ के देखें और आपका जो हेड है, आपका हेड और आपका जो मोबाइल है वो एक लेवल पे हो, यूं। सेम लेवल पे, ठीक है ना। हमें कभी भी जो है मोबाइल झुककर, गर्दन झुकाकर मोबाइल नहीं देखना है, ठीक है। जितना ज़्यादा टिल्ट होगा नेक का, उतना ही ज़्यादा आप ये मानिए कि मतलब एक टर्म है जिसके हम बोलते हैं कि टैक्स सिंड्रोम, आप सुना हुआ टैक्स टैग वगैरह, उतना ही प्रेशर हमारी गर्दन पे पड़ता है। अगर हम 15 डिग्री पे मोबाइल देख रहे हैं तो करीबन करीबन 12 से 13 केजी का प्रेशर हमारे सर पे है, यूं, ठीक है। अगर हम 30 डिग्री पे देख रहे हैं तो डबल हो जाता है, 27-26 किलो पे हो जाता है। और अगर हम बिल्कुल यूं 60 यूं घुस के, जो आप देखो ना बच्चे बिल्कुल मोबाइल में घुस के देखते रहते हैं, तो इतना प्रेशर हमारे गेम खेलते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, बिल्कुल दे आर नॉट फोकस हियर एंड देयर, बस वो यूं। तो इससे करीबन करीबन 30 से 40 केजी का मतलब एक इनडायरेक्ट प्रेशर हमारे सर पे रहता है। और यही बच्चे हैं जो हमारे ओपीडी में आते हैं, कहते हैं कि सर मुझे डबल दिखने लगा है। आप सोचिए, वो कहते हैं मेरा मतलब आई कैन नॉट फोकस, मैं एक आंख से बंद करके मुझे फोकस करना पड़ रहा है, मुझे डबल दिख रहा है और मुझे वॉमिटिंग हो रही है और मुझे चक्कर ही चक्कर आ रहे हैं, मैं करवट भी ले रहा हूं तो मुझे लग रहा है जैसे जमीन घूम रही है। तो ये आज हमें सबसे ज़्यादा फोकस हमारे जो बच्चे हैं उन पे करना है कि आप एटलीस्ट मोबाइल आप देख रहे हैं, आप गेम देख रहे हैं, एंड दैट शुड बी ओनली फॉर 1 और 2 आवर। उससे ज़्यादा बच्चों को मोबाइल नहीं देना है। बेटर है हम उन्हें टीवी देखने के लिए प्रमोट करें। टीवी थोड़ा सा दूर होता है, डिस्टेंस पे होता है, उसके लिए हमें देखने के लिए अपनी नेक थोड़ी सी एक्सटेंड फॉर्म में ऊपर की तरफ रखनी होती है। और मोबाइल भी देखें तो बाजार में मोबाइल के स्टैंड आते हैं, आप मोबाइल के स्टैंड पे मोबाइल रख के उसे दिखाएं, अगर दिखाना जरूरी भी है तो। नहीं, पर जैसे गेम इस तरह से कैसे खेले? गेम तो यूं सर यूं खेल ले, नहीं खेले फिर भाई आज जरूरी क्या है, उसका गेम खेलना जरूरी है या उसका पोस्चर जरूरी है? ओके। आजकल जो वो टीवी के ऊपर जो गेम वाला वीडियो गेम वाला सेट हो लगे, तो अगर आपको बच्चों को गेम ही खिलाना है तो दैट्स ग्रेट। और सबसे बड़ी बात है कि इन गेम्स के चक्कर में उसकी आउटडोर गेम्स तो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। हाँ, जितनी लॉन्ग सिटिंग एक पोस्चर में होगी, एक पोजीशन में होगी, उतनी ज्यादा आपकी स्पाइन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और उतना ही ज्यादा आपका स्पाइन वीक होगा। ओके। और ये सब चीजें लॉन्ग टर्म में आके यही बच्चे हैं, यही लोग हैं जो सर्वाइकल पीआईवीडी और लंबर पीआईवीडी से ग्रसित होते हैं। पहले ये बीमारियां जो थी, ये जो है मजदूर लोगों की बीमारियां हुआ करती थी, जो माथे पे वजन रख के घुमा करते थे, जिन्हें बेचारों को 4-5 किलो और 10-10 किलो माथे पे रख के और काम करना पड़ता था, बोरियां खींचते थे। आज ये वाइट जो कॉलर वाले हम लोग हैं, जो कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, आज ये बीमारियां उनको हो रही हैं। ओके। सो दैट इज अ चेंज इन ट्रेंड ऑफ पेशेंट्स। तो अभी हम लोग नए मजदूर हैं। अभी हम नए मजदूर हैं क्योंकि अब जो आप देखिए बैंकर्स हैं
या जो भी ये अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सब जो कंप्यूटर पे बेसिकली जो भी जिनका कंप्यूटर से डीलिंग है, 10-10 12-12 घंटे की सिटिंग है उन लोगों की ज़्यादा। ज़्यादा, और वो भी नॉन स्टॉप। मैं अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि ओके, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर 10 to 12 hours नो इशूज़, बट यू टेक रेस्ट इन बिटवीन 1 to 2 hour। आप अपने आप को रिलैक्स करें, आप घूम के आएँ, चक्कर लगा के आएँ, पानी पी के आएँ और फिर आके बैठें। आप लंबी सिटिंग अगर देंगे तो आपका स्पाइन आपको प्रॉब्लम करेगा। ओके, तो इसका जैसे आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जवाब बताया मुझे, तो मैं थोड़ी सी चीज़ कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि जब वो देख रहे हैं या सब लोग कर रहे हैं, तो क्या इसका प्रेशर आंखों पे भी पड़ता है? डेफिनेटली। हमारा गेज फिक्स अगर हम कर रहे हैं एक ही पोस्चर में, और मान लीजिए हमें घंटे 1.5 घंटे तक हमने एक ही पोस्चर में अपना गेज फिक्स किया है, तो हमारी जो मसल्स हैं वहां पे, हमारी मसल्स इंट्राओकुलर मसल्स एक्ट कर रही हैं और वो उसी पोजीशन में 1 घंटे तक है, तो उन पर भी प्रेशर पड़ता है। तो उससे उसके नंबर्स में भी इफेक्ट नंबर में आएगा। फर्क पड़ेगा। उसका स्पाज्म अगर हो गया तो सीधा सीधा उसका बच्चे को डबल दिखना शुरू हो जाता है, वो फिर नॉर्मल गेज को फोकस नहीं कर पाता है। सवाल ये कि जो स्पाइन है, क्योंकि वो वही सारा वेट उठा रही है, ब्रेन का भी 10 रिब्स, पूरा रिब्स। एक्चुअली जो स्पाइन है वो हमारे ब्रेन से लेके और हमारा जो हिप पोर्शन और नीचे उसका एक जंक्शन है, जो से दोनों को एक्सियल स्केलेटन हम जिसे बोलते हैं। तो स्पाइन जो है हमारा सबसे ऊपर जो पोर्शन है वो हमारे स्कल का जो ऑक्सीपिट रीजन है वहां से जुड़ती है। वहां पे सर्वाइकल स्पाइन की हमारी 6-7 स्पाइन होती है, और फिर सबसे ऊपर एटलस है। तो एटलस जो है, जो सबसे पहले नंबर की सर्वाइकल स्पाइन है, वो कनेक्ट करती है ऑक्सीपिटल बोन से। उसके बाद 12 हड्डियां हम डॉर्सम बोलते हैं, डॉर्सल स्पाइन। उसके नीचे हम आए तो लंबर स्पाइन की 5 हड्डियां होती है, फिर सैक्रम और फिर कॉक्सिजियल सेगमेंट होता है। टोटल मिला के ये 33 जो है बोन्स होती है, वर्टिब्रल बोन्स या स्पाइनल कॉलम हम कुछ भी बोलेंगे इसे। 33। और ये जो है इसी के अराउंड हमारी रिब्स का रहता है, जो हमारा पूरा जो सांस लेने का, जिसमें हमारे दोनों फेफड़े आ गए, हमारा हार्ट आ गया, हमारी मेजर वेसल्स आ गई, धमनियां जो हमारी है, तो वो पूरा कनेक्शन भी पीछे आके स्पाइन पे जुड़ता है। ठीक है, उसके अलावा जितना मस्कुलेचर है ये सारा गर्दन का, वो स्पाइन के अलोंग आके रहता है। तो स्पाइन जो है हमारे खड़े होने में और हमारा जो पूरा बॉडी लैंग्वेज है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सारा वेट हमारा स्पाइन उठा रहा है। नेचुरली जो वेट ट्रांसमिशन है इट इज थ्रू स्पाइन ओनली। स्पाइन की सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है बच्चों के अंदर? सर बच्चों में अगर हम डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स को हटा दें जो जन्मजात होती हैं, तो अभी स्पाइनल ट्यूमर्स कॉमन होते हैं बच्चों में। कुछ ऐसे स्पाइनल ट्यूमर जो बच्चों में पाए जाते, पेंडोमा और कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं। उसके अलावा जो आज मैं सिनेरियो में देख रहा हूँ वो यही है कि सर्वाइकल स्पाइन से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर हम ट्रॉमा और ट्यूमर को हटा दें तो सर्वाइकल स्पाइन बच्चों में बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। बच्चों में लंबर स्पाइन का इतना इशू नहीं होता है अनटिल अनलेस कुछ वो फुटबॉल खेल रहा है, कोई खेलता हो गिर गया, पेड़ से गिर गया, तो बात अलग है। तो ये जो ट्यूमर आपने बताया, तो क्या ये बढ़ रहे हैं या सेम इतना ही है कि नहीं? नहीं, इनका रेशियो मोरलेस सेम है, इनका इससे कोई रिलेशन नहीं है मोबाइल देखने वाली सब चीज़ों से। तो जो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो इंडिया के अंदर, यदि हम यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर करें तो ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। रीज़न बहुत क्या है ज़्यादा उसका? सर हमारे यहाँ जो मतलब कंडीशंस हैं यूरोपियन कंट्री से अगर हम कंपेयर करें तो जो सबसे पहले तो हाइजीनिक कंडीशंस, ठीक है, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन, ये दो ऐसे इशू हैं जो हमारा पूरा जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटा है वो और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें बहुत फ़र्क है सर। दूसरा क्लाइमेट, वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है, ठीक है, उससे हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ मिक्स क्लाइमेट है जो बैक्टीरिया को ग्रो होने में बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल। और फिर फैमिलीज वगैरह, वही हाइजीनिक कंडीशन, ये आज जैसे आप देखेंगे स्लम्स एरिया में और दूसरे एरिया में, वहाँ पे एक एक घर में 5-5 6-6 लोग एक ही कमरे में रह रहे हैं, तो वहाँ एक से दूसरे से कॉन्टेमिनेशन बहुत जल्दी फैलता है ट्यूबरक्लोसिस का। इसको रीढ़ की हड्डी का टीबी बोलते हैं, वो ये क्या है? सर टीबी पूरी बॉडी के अंदर जो है कहीं भी हो सकता है, दिमाग में भी हो सकता है, फेफड़ों में भी हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में हो सकता है, हड्डियों में, पेल्विस में भी हो सकता है, सब जगह हो सकता है। पेट की टीबी भी होती है, तो उसी तरह से रीढ़ की हड्डी का भी टीबी होता है। तो इसको रीढ़ की हड्डी का टीबी बोलेंगे। रीढ़ की हड्डी का टीबी। तो ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, जो हमारी वर्टिब्रा है, उसके बीच में डिस्क स्पेस होती है, तो ये उस डिस्क स्पेस को अफेक्ट करता है, क्योंकि वो वहाँ की वस्कुलरिटी, मतलब वहाँ पे खून की जो सप्लाई है वो नहीं है, इट इज एन एवस्कुलर एरिया। तो वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है, क्योंकि वहाँ पे जो इन्फ्लेमेटरी हमारे मीडिएटर्स हैं जो उसको रोकते हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं, और फिर वहाँ से फैल के वो ऊपर और नीचे की हड्डी को इन्वॉल्व करता जाता है। नतीजा ये होता है कि वो हड्डियाँ कोलैप्स हो जाती हैं,
वहाँ पे मवाद बनने लग जाती है और फिर सीधी सीधी हमारी स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर डाल के और अलग अलग सिम्टम्स, चाहे वीकनेस हो, पैरों में पैर का चलना बंद हो गया, या दर्द हो, या फ्रैक्चर की वजह से जो भी इश्यूज होते हैं। तो इसका जो इलाज है वो नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस जैसा ही होता है? सर इसका इलाज जो हमारा नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस है, हमारा नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस हम मान के चले कि छाती कटवी, क्षय रोग जो हम बोलते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो हमारा रेजिम है, जो एडवाइस करते हैं, वो करते हैं 6 से 8 महीने की दवाइयाँ करते हैं। लेकिन कोई भी अगर टीबी ऐसी होगी जो फेफड़ों के अलग होगी, उसे एक वर्ड दिया जाता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अपार्ट फ्रॉम लंग्स, इफ देयर इज ट्यूबरकुलोसिस इन द बॉडी, इधर इट कैन बी ब्रेन, चाहे सिर्फ दिमाग में हो, चाहे रीढ़ में हो, चाहे हड्डियों में, चाहे पेट में हो। उसके लिए जो रेजिम एडवाइस है वो 12 से 18 महीने का ट्रीटमेंट है। इतना तो आपको लेना ही चाहिए। सेम इंटेंसिटी उसकी हाँ। होती है, चेंज हो जाती है दवाइयों का? उसका सर जो टीबी की दवाई में क्या होता है, 2 चीजें, एक तो इनिशिएशन फेज और एक कंटिन्यूएशन फेज। तो इनिशिएशन फेज नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस के अंदर 2 मंथ है, और जो जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बात कर रहा हूँ, और कंटिन्यूएशन फेज के अंदर हमारे 4 मंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो हम 4 महीने या 6 महीने तक उसको इनिशिएशन फेज देते हैं, मतलब वो जो 4 ड्रग थेरेपी है, और फिर उस 4 ड्रग थेरेपी को हम कन्वर्ट करके बाद में 2 ड्रग थेरेपी पे ले आते हैं, और वो हम करीबन करीबन आप माने 12 महीने चलाते हैं। आप स्पाइन के टीबी की बात कर रहे थे और अभी आपने बीच में बोला ब्रेन का टीबी, तो ब्रेन में भी ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है? बिल्कुल, ब्रेन में ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। ब्रेन में ट्यूबरकुलोमास, छोटी 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 गांठें पूरे ब्रेन में बन जाती हैं। Okay. और दूसरा, ये गांठें, ये टीबी के कीटाणु जब ब्रेन में, एक हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं पानी की थैली पूरे ब्रेन में, ओके। जब उसकी सतह पे जाके वो कीटाणु जम जाते हैं, तो वो एक तरह से कीचड़ काई की तरह उसके पूरे जो सिस्टम है उसे जाम कर देते हैं। मतलब ये बेसिकली एक, जैसे हमने हमारे घर में चालनी होती है, छलनी होती है दूध छानने की या पानी छानने की, उस तरह से छलनी होती है, जिससे वो पानी फिल्टर होकर हमारा दिमाग का पूरे ब्रेन को नरिश करता है। वहीं से फिर वो हमारी स्पाइन में आता है। ठीक है, जब ये जो इस छलनी के ऊपर, इसके बेस के ऊपर ट्यूबरकल्स जमा हो जाते हैं, तो उसके फिल्टर सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। उसकी वजह से पानी की थैली के अंदर धीरे 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 पानी इकट्ठा होने लग जाता है, वेंट्रिकल का साइज बढ़ जाता है, और उसकी वजह से पूरे दिमाग में सूजन आने लग जाती है। ये एक ऐसी कंडीशन है कि मतलब आप इसे जानलेवा कंडीशन ही माने, अनटिल अनलेस आप उसमें उस पानी को डाइवर्ट करें, जिसे हम शंट सर्जरी बोलते हैं। कभी आप सुना होगा, बच्चे के दिमाग में नली डालनी पड़ी, शंट डाल दिया, पेट में उतार दिया, तो वो डाइवर्जन सिस्टम हमें डेवलप करना पड़ता है बच्चे में। बच्चा हो या बड़ा हो, ये दोनों में होती है। ट्यूबरकुलोसिस, ब्रेन टीबी जो है बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी हो सकती है। जिसको भी ट्यूबरकुलोसिस है, उसकी बॉडी जो है, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो मान लीजिए किसी को फेफड़े ट्यूबरकुलोसिस हुई, तो वो वहां से मेटास्टेसिस होकर ब्रेन में भी जा सकता है, स्पाइन में भी जा सकता है। तो अगर ब्रेन में वो चली गई है, तो आप माने कि अगर वेंट्रिकल्स को इन्वॉल्व किया है और उसका जो फ्लो है उसको ब्लॉक कर दिया है, तो फिर ये तुरंत इसका इलाज होना चाहिए। जो ब्रेन का टीबी है, आपने कहा कि बड़ा खतरनाक है, और अब हमने इसका ट्यूबरकुलोसिस का इलाज चालू कर दिया, तो फिर वापस आदमी नॉर्मल हो जाता है? जी, जो आपने शंट सर्जरीज बोली, बिल्कुल, शंट सर्जरी से भी नॉर्मल होता है, और जो हम उसके साथ में एटीटी, ATT एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हम शुरू करते हैं, उससे भी फायदा होता है। दोनों मॉडलिटी साथ में काम करती है। शंट इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि अगर जो जो ब्लॉकेज हो गया है, पानी को इट इज निकाल- इरिवर्सिबल। ओके। ठीक है, तो आपको उसको दूसरा पाथ देना ही देना है। तो वो पाथ जब आप चेंज कर देते हैं, तो दिमाग की सूजन कम हो जाती है, मरीज धीरे धीरे वापस नॉर्मलाइज होने लगता है। जो पेशेंट को प्रॉब्लम आती है, उसको हेडेक होता है, सीवियर वॉमिटिंग होने लगती है, उसका विजन जो है, उसकी विजन अफेक्ट होती है, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे रिवर्सिबल हो जाती है। और जो हम टीबी की दवाइयाँ देते हैं साथ में, टीबी की दवाइयों से जो उसका टीबी का कीटाणु है, वो जो है धीरे धीरे खत्म होता है। तो दोनों काम करने हैं। कई बार ऐसा नहीं होता कि मतलब हर केस के अंदर ही शंट ब्लॉक, मतलब ये आपका वेंट्रिकल्स ब्लॉक हो गए। आप ये माने कि 100 केस है, तो उस पर 10 केस ऐसे आते हैं जिसके अंदर वेंट्रिकल ब्लॉक हुए। अदरवाइज 90% केसेस में तो एटीटी से काम चल जाता है। जब ट्यूबरकुलोसिस ब्रेन या स्पाइन में पहुंचता है, तो क्या उसकी सोचने समझने की या उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो अफेक्ट करती है? बिल्कुल, 100% करती है। ऑल्टर्ड सेंसोरियम, ऑल्टर्ड बिहेवियर, दोनों चीज़ें पेशेंट देखने को मिलती है। वो जो है रिश्तेदारों को नहीं पहचानेगा, रात रात है, दिन दिन है, ये उसका चला जाता है, क्योंकि ये ब्रेन के जो सब कॉर्टिकल एरियाज हैं, जो हमारे सोचने समझने की शक्ति जहाँ से डेवलप होती है ब्रेन के अंदर, उसको भी इफेक्ट करता है। दूसरा, जब सूजन डेवलप होती है ब्रेन के अंदर पानी इकट्ठा होने की वजह से, वेंट्रिकल साइज हाइड्रोसिफिलस हम उसे बोलते हैं, जब भी पानी इकट्ठा होता है, स्टर्म का स्टर्म हाइड्रोसिफिलस हो गया इसको। तो जब हाइड्रोसिफिलस होता है, तो पूरे ब्रेन में सूजन आती है,
और जब पूरे ब्रेन में सूजन आती है तो सारे जो है मेमोरी, कॉग्निशन, एरिथमेटिक, ये सारी चीज़ अफेक्ट होती है। यहाँ तक कि मतलब जो मरीज का जो शरीर है वो कड़क भी हो जाता है, उसके मूवमेंट्स अफेक्ट होते हैं, वो बेडरिडन हो जाता है एक तरह से। ओके। बिल्कुल कोमा, मतलब कोमा एंड दैट इज द लास्ट स्टेज। अब ऐसी कंडीशन में जब हम उसका ट्रीटमेंट चालू करेंगे तो वो वापस से पुरानी स्थिति में आ पाएगा, या जो चीज़ें खराब हो चुकी वो सिर्फ इम्प्रूव होंगी? अगर टाइमली चीज डायग्नोज हो जाए और टाइमली ट्रीट हो जाए तो रिवर्सिबल होती है। इट्स कंप्लीट रिवर्सेबल। आप ये मान के चलें कि 70 से 80% केसेस के रिवर्सिबल हो जाती है। अगर ब्रेन के अंदर एट्रोफी शुरू हो गई है, मतलब कि सुखाव शुरू हो गया है ना, उसकी वस्कुलरिटी को अफेक्ट कर दिया गया है, या जो नसें हैं, आंखों की रोशनी की जो नसें हैं, अगर वो कमज़ोर हो गई हैं तो वो इरिवर्सिबल है। लेकिन टाइमली अगर डायग्नोज हो जाती है चीज़ और इंटरवेंशन हो जाता है तो हम इसे कहते हैं कि भाई 70 से 80% लोगों के अंदर फ़ायदा होता है। टाइमली डायग्नोस कैसे हो सकता है? सर टाइमली डायग्नोज ऐसे हो सकता है कि हमारे हिंदुस्तान में प्रथा है कि हम पहले उसे झाड़ा दिलाने लेके जाएंगे, हम मंदिरों में लेके जाएंगे, इधर उधर जो हमारे नीम हकीम है उनके पास लेके जाएंगे। हम ये जज ही नहीं कर पाते इसको बीमारी है क्या। क्योंकि आपने जो सिम्टम बताया कि हेडेक है, भारीपन आ Vomiting. रहा है, वॉमिटिंग है, तो वो पहले फिजिशियन प्राइमरी लेवल पे जाएगा, फिर वो वहीं पे 15-20 दिन इलाज चलता रहेगा। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, टाइम डिले जो है इसके अंदर वो सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि इस चीज को डायग्नोज करना पेरिफेरी के अंदर, ठीक है, बहुत आसान नहीं है। जिन लोगों ने ऐसे केसेस देखे हैं जिन्हें दौरे आते हैं, तो ये दौरे की शिकायत सबसे कॉमन है इसके अंदर। तो अगर दौरे किसी को आ रहे हैं या किसी पेशेंट को सर दर्द, उल्टी, चक्कर की बीमारी है, तो सबसे पहले उसका सीटी स्कैन होना चाहिए। सर दर्द, उल्टी, चक्कर और नजर की कमजोरी, नजर की ये कमजोरी। सबसे इंपॉर्टेंट है। विजन, चाहे डिप्लोपिया हो, चाहे से देखने की रोशनी कमजोर हो रही हो, तो हमें तुरंत फिजिशियन के पास, न्यूरो फिजिशियन के पास, न्यूरोसर्जन के पास लेके जाना चाहिए। और अगर वो सिटी स्कैन एडवाइस करता है तो हमें उसे तुरंत कराना चाहिए। होता क्या है कि वो एडवाइस भी कर देता है तो भी हम सोचते हैं कि नहीं यार, ये तो मतलब डायग्नोसिस अपन इसको किसी और के पास ले जाके दिखा सकते हैं, अपन अपने कोई फैमिली फिजिशियन हो उसको दिखा लें, हम मंदिर में झाड़ा दिला लें, हम उन बाबा जी के ले जाएं। तो ये सारी जो हमारे यहाँ पे रीतियाँ हैं, इन सबसे जो है, ये सिर्फ न्यूरो का मतलब न्यूरो के लिए ही नहीं कह रहा हूं मैं, ये हर बीमारी में यही है। कोई भी डॉक्टर, मान लीजिए पेट की गांठ है, एडवाइस करेगा, पथरी हो गई एडवाइस करेगा, तो पहले नहीं यार वो बाबा पथरी निकाल देता है, मुंह से खींच के पथरी निकाल देता है। मैं किसी पेथी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन इससे हो ये रहा है कि बीमारी बढ़ती जाती है उस पीरियड में और फिर कई बार वो रिवर्सिबल हो जाती है। तो मेरा तो रिक्वेस्ट यही है सभी लोगों से कि भाई अगर कोई फिजिशियन आपको कोई डायग्नोसिस के लिए एडवाइस करता है तो एक बार आप ऐसे न्यूरो फिजिशियन, मतलब इस न्यूरो से जो संबंधित मैंने आपको बताया, सर दर्द, उल्टी, चक्कर, रोशनी कमजोरी, तो आप तुरंत सिटी स्कैन कराने में डिले नहीं करें अगर कोई आपको एडवाइस कर रहा है तो। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जब कोई रूरल एरिया के अंदर बैठा है, वहाँ पर जो प्राइमरी फिजिशियन है, शायद उसको भी ये समझ में नहीं आता कि यार मुझे एक बार न्यूरो सर्जन के पास या न्यूरो फिजिशियन के पास इसको भेजना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको कैसे ट्रेन किया जाए कि यार ये सही जगह पे इसको रेफर कर दे? नहीं सर, अभी जो मतलब पीएससी सीएससी है उसके ऊपर जो डॉक्टर्स है, एमबीबीएस डॉक्टर बैठे हैं या एमडी फिजिशियन बैठे हैं, वो इस चीज़ को टीबी तो मतलब हमारे हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ है कि जज कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, जज कर जज लेते कर हैं। लेते हैं। तो और भी कुछ टेस्ट होते हैं जो जैसे है ना, जो ब्लड के टेस्ट हैं जो सपोर्ट करते हैं टीबी के लिए। ईएसआर होता है, अगर ईएसआर मरीज का बढ़ा हुआ है तो पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर टीबी हो सकती है। कितने ईएसआर पे अपन एक सोच सकते हैं क्या टीबी? सर नॉर्मल ईएसआर जो है मेल में 10 होता है, फीमेल्स के अंदर 20 होता है, ठीक है। तो अगर इससे बियॉन्ड 30, 40, 50 तक अगर ईएसआर जा रहा है तो हमें ये जरूर देखना है कि भाई कोई ना कोई बॉडी के अंदर प्रॉब्लम चल रही है और उसका कोई ना कोई हमें डायग्नोसिस बनाना है। ओके जी सर, ये ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? सर ब्रेन स्ट्रोक जो है, ब्रेन स्ट्रोक का मतलब ही लकवा, ठीक है ना। इट कैन बी हैमरेजिक स्ट्रोक, इट कैन बी इस्चेमिक स्ट्रोक। अब इसको समझने की जरूरत है कि आम आदमी की भाषा में तो स्ट्रोक लकवा है, ठीक है। अब लकवे के कारण या तो ब्रेन हैमरेज हो गया है, नस फट गई है, या फिर नस का जो दौरा है वही ब्लॉक हो गया है, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में स्ट्रोक कहलाता है वो, और उसका डायग्नोसिस भी सीटी स्कैन पे बनता है। अब जो भी आप बात कह रहे थे कि प्राइमरी डिले हो जाए, होता क्या है, लकवा हुआ और मरीज उसे लेके फिर साहब लकवे वाले बाबा जी के चलते हैं, बजाय सिटी स्कैन कराने की और बजाय ट्रीट। हमारे यहाँ भी कई बार क्या होता है, पेशेंट एडमिट हो गया, पेशेंट एडमिट होने अटेंडेंट आते हैं और दूसरे दिन कहते हैं डॉक्टर साहब एक दिन के लिए छुट्टी कर दो, झाड़ू दिला ले आमचे।
तो ये ऐसी सिचुएशन है हमारे यहाँ पे, ऐसा मिथ है जिसे हम भी चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये मतलब परिपाटी चली आ रही है। तो वो झाड़ा दिलाने के चक्कर में जो है वो घर ले जाएंगे उसे, ना उसे ट्रीटमेंट देंगे, कई बार रीब्लीड कर जाता है, कई बार ब्लड प्रेशर इतना हाई होता है कि वो मरीज रिवर्सिबल कंडीशन, फिर वो आते हैं तो पूरा लकवा, फुल फ्लेजेड लकवा हो चुका होता है, और वो फिर हमारे भी कंट्रोल से बाहर है। तो जो सबसे मेन रीजन है ब्रेन स्ट्रोक का वो क्या है? सर हाइपरटेंशन, बीपी। बीपी, बीपी से दोनों ही तरीके के लकवा, चाहे हेमरेजिक स्ट्रोक हो, चाहे इस्चेमिक स्ट्रोक हो, दोनों में ब्लड प्रेशर जो है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है सबसे पहले। दूसरा? उसके बाद तो सर जो डायबिटीज, जो भी पेशेंट्स हैं जो मतलब कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, वो ये सारी हैं। लेकिन जो मेन चीज है जो सबसे अफेक्ट करती है, क्योंकि हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन किसकी वजह से होगा, उसमें स्मोकिंग आ गई, अल्कोहल इंटेक आ गई, ये सारी चीज आ गई, तो वो उसके लिपिड जो बढ़ जाता है, मोटापा जिसे हम, तो ये सारी चीजें अफेक्ट वहीं जाके करती हैं कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा दिमाग में, और उससे या तो आपकी नस सिकुड़ गई या ब्लॉक हो गई, या फिर ब्लड प्रेशर इतना हाई था कि नस फट गई। यदि नस सिकुड़ गई है तो उसका क्या इलाज होता है? जैसे हार्ट के अंदर स्टंट लगाते हैं, बिल्कुल, तो ब्रेन में भी वैसे ही ब्रेन डिवाइसेस? में भी जो है वैसे डिवाइस है। अगर थ्रोम्बस जिसे हम कहते हैं ना, रुकावट आ गई है, कचरा फंस गया, तो जो हार्ट वाला अभी आपने बोला, तो थ्रोम्बस के थ्रोम्बेक्टमी भी हो सकती है और स्टेंटिंग भी हो सकती है। बट ये इसका विंडो पीरियड होता है, अर्ली डायग्नोसिस। आप 4 से 8 घंटे के अंदर अगर आपने डायग्नोस कर लिया है कि पेशेंट को लकवा आ गया है, आपने एमआरआई करा के देखा, आपको अर्ली साइंस दिख गए हैं, या पेशेंट के सिम्टम्स दिख गए हैं कि साहब बोली में तुतलाहट है, उसका चेहरा चपटा हो रहा है, हाथ पाँव में वीकनेस है, अब इमीडिएटली उसको अगर थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे तो उसको फायदा होता है, डेफिनेटली होता है। लेकिन दैट इज फॉर 4 to 8 आवर्स ऑफ द इक्टस। जो उसको लकवा आया है उसके 4 से 8 घंटे के अंदर अंदर हमने डायग्नोस कर दिया है, तो अगर उसके क्रॉस हम कर चुके हैं तो फिर वो यूजफुल इतना नहीं होता। तो दोनों के जो हार्डवेयर हैं, जो ब्रेन के हार्डवेयर है स्टंटिंग के, और जो हार्ट के हार्डवेयर है, दोनों में डिफरेंसेस होते हैं या अलग अलग होते हैं? मटेरियल का डिफरेंस और साइज का डिफरेंस, साइज का डिफरेंस होता है। तो वो कॉस्ट? इट इज अकॉर्डिंग टू द वेसल की कौन सी वेसल में स्ट्रोक आया है, उसके अकॉर्डिंग वो स्टेंट डालना पड़ता है। इसकी कॉस्ट क्या होती है लगभग? सर कॉस्ट जो है आप मान के चले एक स्टंट करीबन, मतलब इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ स्टंट, बहुत सारे बाजार में मटेरियल्स आते हैं, तो 30-40 हज़ार से लेके और 3-4 लाख, मतलब स्काई इज द लिमिट। फिर उसके अलावा आजकल बहुत सारी नई चीज़ें भी आ गई हैं, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी भी होने लग गई है, मतलब आप जो है स्टंट डाल के ही, स्टंट के साथ यहाँ से कैथेटर डाल के, कैथेटर पास करके उस पर जो थ्रोम्बस है, जो एक तरह से कचरा है, उस कचरे के अंदर से आप स्पेस बना के दोबारा रिकैन्युलेट कर देते हैं उसे। ओके, वो भी कर सकते हैं। वो भी कर लेकिन इन सब चीज़ों का जो है फायदा तभी है जब पेशेंट जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच जाए, और वहाँ पे मतलब ये पेरीफ्री में पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ें, ये टर्शियरी सेंटर्स पे पॉसिबल है। ओके। आपने ब्रेन को कई बार खोला होगा, हजारों बार खोला है, तो जब उसको खोलते हैं तो वो कैसा दिखता है अंदर से? ब्रेन अंदर से कैसा दिखता है, इट्स पिंकिश, सॉर्ट ऑफ ग्रेइश पिंक हम उसे जैसे कहते उसको हैं। खोल लिया, हाँ। तो अब वो अंदर से कैसे दिखेगा? देखिए सबसे पहले तो ऊपर हम अगर बाहर से चलें, सबसे पहले चमड़ी की लेयर है, इसे हम स्कैल्प बोलते हैं। स्कैल्प हटाने के बाद हड्डी आएगी हमारा, ठीक है ना, उसको जो है हमने खोला। हड्डी खोलने के बाद ऊपर एक ड्यूरामेटर नाम की झिल्ली होती है दिमाग के ऊपर, दिखती है वो? दिखती है बिल्कुल, है ना, वो बिल्कुल एक कागज जो होता है हमारा, कागज की तरह कवरिंग होती है, बटर पेपर लाइक कवरिंग होती है। उसे खोलने के बाद जो है ब्रेन, ग्रेइश पिंक कलर का ब्रेन, एक नॉर्मल ब्रेन जो है वैसा दिखता है। और उस पर भी एक झिल्ली और होती है जिसे हम बोलते हैं पाया मैटर और अरेक्नॉइड मैटर। ब्रेन के ऊपर 3 लेयर है, ड्यूरा जिससे मतलब वो कवर्ड है, उसके बाद अरेक्नॉइड और पाया, तो वो उनसे बिल्कुल चिपकी होती है। ओके, ठीक है, वो विजिबल नहीं होगी नेकेड आई से, उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। ओके। और जैसे अखरोट होता है ना, हाँ, जैसे अखरोट की सरफेस होती है, अप्स एंड डाउन्स, है ना, बिल्कुल ऐसा ही ब्रेन होता है, उस पर ब्लूइश कलर की हमारी वेसल्स रन कर रही होती है। 2 पार्ट में है, राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, इस तरह। तो सबका ब्रेन लगभग सेम सही होता है? मॉर्फोलॉजिकली तो सेम ही है सर। ओके, तो मॉर्फोलॉजिकली तो जो ब्रेन में फ्रंटल लोब है आगे की तरफ, फिर पैराइटल लोब है, फिर उसके बाद जो है यहाँ छोटा भेजा जो ऑक्सीपिटल, और यहाँ टेम्पोरल लोब आता है। 4 लोब्स हम बात करते हैं ब्रेन में। उसके अलावा सेरिबेलम जो है वो एक अलग पार्ट है, वो अलग नीचे, यहाँ नीचे की तरफ होता है, जहाँ से उसके बाद हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो शुरू हो जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड में सारा ब्रेन कन्वर्ट जो कि उसके सारे जो भी न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, जो भी ट्रांसमिशन वाला पार्ट है, वहाँ से कन्वर्ट जो कि और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारी बॉडी में नीचे तक आ जाता है। ब्रेन के अंदर जो सबसे इंटेलिजेंसी वाला
पार्ट होता है वो कौन सा होता है? सब फ्रंटल लोब और सब कॉर्टिकल मैटर्स होते हैं, मतलब दिमाग के बीच वाला हिस्सा, बीचों बीच वाला। तो वो देख सकता है एक डॉक्टर हाँ बिल्कुल। कि मतलब वो देख के बता सकता है कि ये आदमी इंटेलिजेंट रहा होगा। उनकी अगर हाइपरट्रॉफी हो जाती है कई लोगों में, या वो एक्स्ट्रा उसके अंदर ट्रांसमिशन होता है, तो पता चल जाता है कि भाई इसका ये वाला जो पार्ट है ज़्यादा काम कर रहा है। कि यार इसने बहुत मेडिटेशन किया होगा, या इसने बहुत स्मोकिंग करी होगी, या इसने बहुत। स्मोकिंग तो ऐसी चीज है कि सब वैसे ही, मतलब आपको सिटी स्कैन में एट्रोफिड ब्रेन दिख जाता है। अच्छा। हाँ, अल्कोहलिक्स और जो अपने ये स्मोकर्स होते हैं, हाँ। इनका तो अगर आप सिटी स्कैन देखोगे तो यू विल रिकग्नाइज कि यार ये इस उम्र में इसके ब्रेन की ये पोजीशन है। ठीक है, मतलब तो इसका मतलब है कि हम पूछ लेते हैं कि भाई स्मोकर हो क्या, या तुम अल्कोहल बहुत, हाँ सर 40-50 साल का आदमी आया और उसका ब्रेन अगर एट्रोफिड है, रिपोर्ट में आता है डिफ्यूज सेरेब्रल एट्रोफी, तो साइड लग जाता है कि ये कहीं ना कहीं इसकी वेसल्स जो हैं वो सिकुड़ना शुरू हो चुकी है। तो जब भी ब्रेन की वेसल्स सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी तो दिमाग की जो सरफेस है उसका जो गैप है वो बढ़ जाएगा। जो सल्काए बोलते हैं हम, सल्काए एंड गायराए, जो अप्स एंड डाउन से बता रहा हूँ, तो वो और डीपन हो जाते हैं। तो वो सिटी स्कैन में साफ दिखते हैं कि हाँ भाई ये ज़्यादा डीपन हो गए, इसका मतलब है कि इसकी वस्कुलरिटी ब्रेन की धीरे धीरे कम होने लग गई। तो उससे क्या इफेक्ट आएंगे उसकी? सर सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी। डिमेंशिया, याददाश्त, कंसंट्रेशन, ये सब चीज़ इफेक्ट होती है। तो जो आदमी स्मोकिंग कर रहा है लंबे समय से, उसमें ये सारे इफेक्ट बिल्कुल आते हैं सर, आएंगे। बिल्कुल आएंगे। हाइपरटेंशन का सबसे पहला कॉज ही मतलब हम लोग स्मोकिंग लेके चलते हैं, या तो लिपिड आदि बहुत मोटा हो, डायबिटीज़ हो, कॉर्मोनरी कंडीशन हो, अदरवाइज स्मोकिंग। तो स्मोकिंग से धीरे 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 नसें हैं दिमाग की, उनकी स्पाज्म, उनका सिकुड़ापन शुरू हो जाता है। तो जो अंदर जो हमारी महीन नसें हैं वो ब्लॉक होने लग जाती है धीरे धीरे, और वहीं हमारा जो दिमाग का सोचने वाला पोर्शन है वहीं होता है सबसे ज़्यादा। सर इतनी बात आपने बताई, मेरे दिमाग में बड़ा बेसिक सा सवाल आया कि कई लोग हैं जो बड़े इंटेलिजेंट हैं सेम क्लास के अंदर। स्मोक, नो इट्स नॉट अबाउट स्मोकिंग, हाँ इट्स अबाउट एक बार पढ़ते ही उसको याद हो जाता है, और कई बार एक आदमी 10 बार पढ़ने के बाद भी उसको याद नहीं हो रहा। तो ब्रेन में ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर है जो भगवान ने उसको डाल के दिए और दूसरे वाले के मिस कर दिए? सर लिम्बिक सिस्टम होता है हमारे ब्रेन के अंदर, जो इन सब चीज़ों को, जो हमारे सब कॉर्टिकल एरियाज हैं, तो वो कई लोगों में जो है ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। तो इट्स न्यूरॉन्स, मतलब ये आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसका जो है इसमें ये हम इनपुट डाल दें या ये वाली सिस्टम और ऐड कर दें तो इसका दिमाग चलना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है। पर वो ब्रेन है जो लिम्बिक हाँ। सिस्टम, उसको ईश्वर ने ज्यादा दिया है। बिल्कुल दिया है, कहीं ना कहीं उस पोर्शन में उसके जो है एक्टिविटीज़ एक नॉर्मल आदमी से ज़्यादा होती है, या उसके जो ब्रेन के सेंटर से, हम सुना होगा कि मतलब आप कितना अपने ब्रेन को काम में लेते हैं। नॉर्मल आदमी के लिए कहते हैं कि पूरा जो दिमाग है उसको पूरा यूज़ ही नहीं करता है। हमारे कई ऐसे सेंटर्स हैं जो अनयूज्ड हैं। तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं, या जो मतलब बहुत जिनके लिए कहते हैं उसका आईक्यू, तो आईक्यू लेवल बहुत, तो वो उनके ब्रेन के जो सिस्टम्स, अगर हम उनके ट्रांसमिशंस देखें तो कई डीपर सेंटर ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है उनके। तो ये सब चीज़ें ट्रांसमिशन, मतलब एक अलग फिजियोलॉजी है पूरी। ओके, तो मतलब इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड या थिंग। इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? सर मेडिटेशन, 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 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। लेकिन जैसे हमने मेडिटेशन की बात करी, अब मैं टेस्ला के मालिक की बात करूँ तो उसने तो जीवन में कभी मेडिटेशन ही नहीं किया, पर उसका आईक्यू लेवल मतलब बहुत हाई लेवल का सर ये तो मतलब इनबॉर्न वाली बात हो गई कि मतलब ये गॉड गिफ्ट उन्हें वो सब चीज़ें मिली हुई है। मतलब उन्होंने कुछ मेडिटेट नहीं किया, लेकिन उनका पहले से ही जो है बाय बर्थ ही उनका इतना ग्रो है। अब आज गूगल के जो सुंदर पिचाई साहब या उनकी हम बात करें तो उनका ब्रेन जब देखा जाएगा, या मान लो कोई इसको इलेक्ट्रोड, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ की स्टडी करे, तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकल के आएगी चीज़ जो नॉर्मल आदमी के ब्रेन से अलग होगी। हाँ भाई इसके इस पोर्शन के अंदर यहाँ पे सब कॉर्टिकल लेवल में इसकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा है। तो मतलब ये जेनेटिक्स में भी पाया Genetics जाता है में। कि ये फैमिलीज में ही चला आ रहा है कि ये इंटेलिजेंट फैमिलीज ही हैं सारी? नहीं ऐसा भी नहीं है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं, हाँ। नो डाउट। सर ब्रेन के अंदर सबसे कॉमन इंजरीज कौन सी होती है? देखिए सर सबसे कॉमन की अगर बात करें, जैसे हम हेड इंजरी ट्रॉमा की बात करें, तो सबसे पहले तो आता है कंकशन। कंकशन का मतलब हुआ झंझनाहट, दिमाग झन्ना गया, दैट इज बेसिक थिंग। झंझनाहट। हाँ, आपका कोई भी ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, गिर गए, पेट से गिर गए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, तो पेशेंट हमारे पास आता है और कहता है कि सर मेरे तो चक्कर आ रहे हैं भयंकर, है ना, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं गिर गया और जो है मुझे उल्टियाँ आ रही हैं और ये मेरी पोजीशन है।
अब हम सिटी स्कैन एडवाइस करते हैं। अब वो सिटी स्कैन को देख के जब हमें ये लगता है कि इसका सिटी ऑलमोस्ट नॉर्मल है, अंदर कोई भी ब्लड हमें नहीं नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी पेशेंट को ये सिम्टम है, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ दिमाग की झंझनाहट हुई है जो उसको एक्सीडेंट हुआ है, तो दैट इंजरी इज कंकशन इंजरी। फिर उसके नेक्स्ट लेवल पे आता है कि साहब चोट लगी आदमी को और फ्रैक्चर, स्कैल्प में फ्रैक्चर हुआ, या चलिए स्कैल्प में फ्रैक्चर नहीं हुआ, जो हमारी बाहर की चमड़ी है, ठीक है, हमारी चमड़ी में कहीं उसको चोट लग गई, खून वून बह गया, टाँके आ गए। उसके अंदर आएंगे तो क्रेनियम, हड्डी, उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। फिर उसके अंदर आएंगे तो ड्यूरा जो हमारी है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, तो ब्रेन और ड्यूरा के बीच में खून का रिसाव, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल, ड्यूरा के बाहर हेमरेज, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, ठीक है। अगर यही हेमरेज ड्यूरा के अंदर हो गया है तो फिर वो इंट्रापेरेंकाइमल हो सकता है, जिसमें मतलब ब्रेन और ड्यूरा के बीच में। अभी पहले हमने बात की थी ड्यूरा और हड्डी क्रेनियम के बीच में, अब हम ब्रेन और ड्यूरा के बीच में बात करते हैं, तो वो सब ड्यूरल हेमरेज हो गया। और अगर चोट इतनी गहरी है, इतनी सीवियर है कि उसने ब्रेन को इन्वॉल्व कर लिया है, तो फिर हम उसे अलग अलग टर्म्स है कि वो फ्रंटल में है, कि वो पैराइटल में है, कि वो कंट्यूजन्स कहलाते हैं, या ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। अपन एक लेमैन लैंग्वेज बात करें कि साहब चोट लगी और ब्रेन हेमरेज है उसके, तो ये बाहर से अंदर आते हुए नॉर्मल, जिसमें हेड इंजरी नहीं थी, मतलब चोट कोई भी किसी तरह का खून का रिसाव नहीं था, लेकिन दिमाग जो मरीज है, मरीज के क्लिनिकल सिम्टम्स कह रहे थे कि साहब मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे उल्टी हो रही है। ऐसे पेशेंट को भी हम एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। उन्हें जो है क्या नाम से, जो वर्टिजिनस सेंसेशन है उसके लिए एंटीवर्टाइगो ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग, एनाल्जेसिक देते हैं रिलैक्स करने के लिए। उसके अलावा जितने भी मैंने बताए हैं आपको, चाहे सिर्फ एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज हो, चाहे सब ड्यूरल हेमरेज हो, चाहे ब्रेन के पर से अंदर चोट लगी हो, इट डिपेंड्स ऑन ग्रेड कि हमें हमारा क्लिनिकल जजमेंट, पेशेंट की कंडीशन और सिटी स्कैन में कितना मोटा उसका खून का थक्का है, उस हिसाब से हमें जज करना होता है कि दवाइयों से ट्रीट करना है कि हमें इसको ऑपरेट करना है। क्या ये दवाइयाँ लंबे समय तक चलती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। लाइफ लॉन्ग चलती हैं? कई दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग भी चल सकती हैं, क्योंकि एक बार अगर किसी को दिमाग में चोट लगी है तो ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली जो है उनको दौरा आने की संभावना काफ़ी रहती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ब्रेन की बढ़ जाती है, तो उन लोगों को हम लोग करीब करीबन मान के चलिए कि 1 से 2 साल तक दवाइयाँ देते हैं। उसके बाद जो है इनको धीरे धीरे टेपर कर देते हैं, धीरे धीरे बंद कर देते हैं। इन दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं लंबे से? डेफिनेटली होते हैं सर। जैसे कुछ दवाइयाँ हैं जो एलर्जी, जिनसे पेशेंट एलर्जिक होता है, कुछ दवाइयाँ जिनसे मोटापा और भूख भी बढ़ जाती है, कुछ दवाइयाँ ऐसी है जिनसे स्किन पे पिगमेंटेशन आने लग जाती है। तो वो हर दवाई को कैटेगराइज करके चलना पड़ता है कि किस पेशेंट में किस दवाई को हमें देना है और किस में नहीं देना है। क्या इन दवाइयों से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है? सर कुछ दवाइयाँ हैं जो इम्पोर्टेंस भी करती हैं, मतलब जो लिंग का तनाव है या उसमें अफेक्ट करती हैं। सर हमने ब्रेन पे बहुत सारी बातें कर ली, थोड़ा स्पाइन की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे कॉमन स्पाइनल प्रॉब्लम क्या होती है? सर आज के सिनेरियो में तो सबसे कॉमन स्पाइनल प्रॉब्लम है स्पाइनल पेन। स्पाइनल पेन पेन किसी भी जगह हो सकता है? किसी भी जगह हो सकता है, क्योंकि आप देखें आज हर आदमी को कुछ कमर में दर्द है, सुबह उठता हूँ तो मेरे से सीधा नहीं सोया जाता, सीधा नहीं उठा जाता, मुझे करवट लेके उठना पड़ता है, उठते ही मैं थोड़ा भी झुक नहीं पाता हूँ। या फिर जो सर्वाइकल स्पाइन वाले पेशेंट्स हो गए, मेरी तो गर्दन में तनाव रहता है, मैं तो रात भर जो है तकिए पे अकड़ के सोता रहा, ठीक है, और मुझे चक्कर आते हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ हो गई चक्कर। तो आज के सिनेरियो में अगर कॉमनेस स्पाइनल प्रॉब्लम है तो वो इट्स पेन। सर आपने सोने पे बात करी, तो एक अच्छी स्पाइन के लिए किस पोस्चर में सोना चाहिए एक आदमी को? सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो तकिया है, तकिया जो है वो करीबन 1 से 1.5 इंच ऊंचा होना चाहिए, उससे ज़्यादा ऊंचा तकिया नहीं होना चाहिए। अब मैं तो 2 तकिए लगा के सोता बिल्कुल हूँ। गलत करते हैं सर आप। अच्छा। 2 तकिए नहीं लगाने हैं, तकिया मोटा भी नहीं लगाना है, तकिया हटाना भी नहीं है। आपने कई लोगों को सुना होगा कि साहब हमको उन्होंने फलाने ने बोल हाँ, दिया तकिया हटा के कि तेरे सो। गर्दन में दर्द तो जमीन तकिया पे हटा सो, दे। हाँ। बिल्कुल गलत सर। आप ये देखिए हमारे शोल्डर का जो विड्थ है, ठीक है, अब रात को आप सो रहे हो, अब हमारा ये गर्दन का लेवल है, अब अगर तकिया आपने हटा दिया तो गर्दन रात भर लटकी पड़ी रहेगी। लटकी पड़ी रहेगी। तो हमारी जो मसल्स हैं सर्वाइकल की, वो रात भर एक स्पाज में या एक मतलब स्ट्रेचिंग में रात भर वो रही। अब आपने करवट ले ली, अब आप देखें ये इतना गैप है हमारे कंधे में, तो आपकी गर्दन रात भर ऐसे लटकी रही है, तो इधर की मसल्स में कितना तनाव आ गया। ओके। तो एक बेसिक नेक को सपोर्ट
हमें चाहिए ही चाहिए जो उसे रेस्ट कंडीशन में रखे। अब अगर आप मोटा तकिया यूज करेंगे तो गर्दन ये हो जाएगी, तो ये फ्लेक्शन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, नॉर्मल जो हमारी गर्दन है उसका लॉर्डोटिक पोस्चर है, गर्दन हमारी यूं है। अब आप तकिया मोटा लगाते जाएंगे नीचे से तो ये रिवर्स हो गया। हम इसे बोलते हैं रिवर्सल ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस। ओके, मतलब जो गर्दन जो नेचुरल पोजीशन है उससे उल्टी पोजीशन में आ गई या फिर स्ट्रेटनिंग खड़ी हो गई। तो डबल तकिया बिल्कुल नहीं लगाना है। कुछ लोग होते हैं जो हाथ को नीचे तकिए के लाके सो जाते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि इससे हाथ की मसल भी रात भर स्पाज में रही और गर्दन की भी रही। ठीक है, और दूसरा तकिया बिल्कुल हटाने का कल्चर गलत है। तो तकिए का साइज मतलब मेरे हिसाब से 1.5 से 2 इंच आप अपने शोल्डर के हिसाब से जज करें। ठीक है, इतना काफी होता है। कि जितना आपका शोल्डर है हाँ, लगभग इतना मोटा। तकिया आप यूज कर सकते हैं। तकिया जो है वो हार्ड होना चाहिए या सॉफ्ट होना चाहिए? सर जो है, जो रुई का तकिया हमारा कॉमन है, जो हम पुरानी रुई यूज करते हैं, दैट इज बेस्ट। दैट इज बेस्ट। आजकल जो आपने सुना होगा हम तो स्पंज का तकिया लगाते हैं और वो तो पिचक जाता है। ठीक है ना, तो वो भी सही नहीं है, वो पिचक जाता है। और दूसरा उसमें क्या होता है कि सर आप देखो जैसे वो पिचकता है उसमें हमेशा एक मेमोरी रहती है। स्पंज में वो मेमोरी हमेशा आपको प्रेशर देती रहती है। ओके, तो आई डू नॉट प्रिफर, मैं तो अपने पेशेंट को रुई का सिंपल तकिया लगाने का एडवाइस तो करता कई लोग ऑर्थो तकिया के हूं। नाम ऑर्थो तकिया आते हैं, बिल्कुल आते हैं, सर्वाइकल पिलोज या मेमोरी पिलोज होते हैं, दैट इज गुड। वो मार्केट में अवेलेबल, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यू कैन यूज दैट। उसमें क्या होता है कि उसमें सर्वाइकल को सपोर्ट करने के लिए भी एक हम बना होता है और वो उसको सपोर्ट देता है, तो दैट इज गुड। तो सोते समय पोस्चर कैसा रहना चाहिए? सर ये आपकी आदत पे डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल सीधा भी सोते हैं, कुछ सीधा करवट सोते लगे सोते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे है। कोई फर्क उससे नहीं कोई पड़ता फर्क नहीं पड़ रहा। कि यदि स्पाइन के ऊपर प्रेशर कितना आएगा उस पर डिपेंड नहीं होगा। कई लोग पेट के बल सोते हैं, वो गलत है सर, उससे क्योंकि तो उससे स्पाइन आपकी सिर्फ सर्वाइकल स्पाइन नहीं, आपकी लंबर स्पाइन भी इफेक्ट होती है। सर्वाइकल, जैसे सर्वाइकल का लॉर्डोटिक पोस्चर है, कर्व है, वैसे लंबर का भी कर्व है। अब आप पेट के बल सो जाएंगे तो वो पीछे उसको पुश करेगा। ओके, ठीक है, जो नॉर्मल ये आ रहा है, अब आप यूज हो गए उल्टा, तो अब आप उसको प्रेशराइज करके, तो उन लोगों को कमर में दर्द ये सब इश्यू रहते हैं जो बिल्कुल उल्टा लेटते हैं। सर स्लिप डिस्क क्या है और ये इतना क्यों बढ़ रहा है? जैसा आपने सवाल पूछा स्लिप डिस्क क्या होती है, तो उसके लिए पहले हमें स्पाइन का मॉडल जो है ये इसे समझने की जरूरत है। ये हमारा जो स्पाइन है इसी पोजीशन में हमारी बॉडी में होता है। ये आगे का पोर्शन है और ये पीछे जो हमारी मसल, जो हमारी पीठ आती है, वो वाला पोर्शन है। देखिए इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे आगे सारी स्पाइन की मसल्स अटैच होती है। ये वो हिस्सा है जहाँ से हमारी कूल्हे की हड्डियाँ आके अटैच होती है दोनों तरफ से, पेल्विस जिसे हम बोलते हैं, पेल्विक बोन। तो ये पांचों लंबर वर्टिब्रा है। उसके बाद ये हमारा सैक्रम है और ये कॉक्सिक्स है। आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं मेरी टेल बोन में फ्रैक्चर हो गया, टेल बोन में दर्द है, मैं सीट के बल बैठ नहीं पाता हूँ, क्योंकि उनके सैक्रम में, इस पे कॉक्सिक्स के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है या उस पर सूजन आ जाती है। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, स्लिप डिस्क। तो ये इन हड्डियों के बीच में ये जो ग्रेश पिंक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको प्लास्टिक, ये डिस्क है। ये डिस्क है, ये इसका डिस्क काम है, क्या है? इसका काम है इसको कुशन इफेक्ट देना। ठीक है, ये दोनों जो है इसके बीच में, अदरवाइज ये डिस्क नहीं होगी तो आपस में हड्डियां रगड़ खाएंगी। ये गद्दा है एक ये तरह गद्दा है एक तरह का जो कुशनिंग इफेक्ट देता है। अगर ये गद्दा किसी वजह से, ये जो डिस्क है, आप देखिए पीछे, अब हम इसका बैक साइड दिखाते हैं, ये हमारी येलो कलर जो दिख रहा है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारे दिमाग से नीचे आ रही है, और ये स्पाइनल कॉर्ड इस डिस्क के बिल्कुल आगे है। ये जो नर्व्स निकल रही हैं ये हमारी सारी जो है रूट्स हैं, जो हमने सुना होगा L4 L5 पे कंप्रेशन आ गया या उसके L2 L3 पे कंप्रेशन आ गया, तो यही वो नसें हैं जो नीचे तक सारे ट्रांसमिशन हमारे पैरों तक लेके जाती है। अब किसी वजह से ये छल्ला खिसक गया है ना, स्लिप डिस्क, स्लिप ऑफ द स्लिपेज ऑफ द डिस्क, तो ये डिस्क मटेरियल खसक के पीछे आ गया है यहाँ। तो आप या तो अगर बीच वाला पोर्शन खिसका है तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके ऊपर असर देगा, और अगर ये राइट या लेफ्ट की तरफ खिसक गया है तो हम उसे बोलेंगे कि ये जो है पैरासेंट्रल डिस्क जो है हमारी माइग्रेट कर गई है, स्लिप डिस्क। अब जब स्लिप डिस्क होता है तो आपने सुना होगा मरीज कहता है कि साहब मेरी तो झंझनाहट हो रही है पूरे पैर में, मेरी तो तरंगे चल रही है, मेरा पंजा सुन्न हो गया है। तो जिस तरफ की स्लिप डिस्क होती है और जिस तरफ की रूट को वो कंप्रेस करती है या अफेक्ट करती है, उसी तरफ उसकी झंझनाहट होने लग कंप्रेस जाती है। मतलब दबा देगी? दबाव, दबाव भाई, ये इतना सा हिस्सा है जहाँ से ये नर्व निकल रही है। आप देखिए अगर ये चीज़ पीछे आ जाती है तो इस नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ता ये है। जो तकिए वाला आइटम है, जी हाँ, ठीक है, ये पीछे माइग्रेट हो जाता है। तो ये इस स्पेस को इसने कम कर दिया, जिसकी वजह से इसकी वस्कुलरिटी भी कम हो गई और इसके ऊपर प्रेशर आ गया। तो उस प्रेशर के सिम्टम्स की वजह से ही आपको अलग अलग, तो वो प्रेशर की वजह से दर्द होगा? बिल्कुल
प्रेशर की वजह से दर्द होता। तो दिस इज बेसिकली स्लिप डिस्क, शियाटिका, छल्ला खिसकना, डिस्क हिलना, नस पे प्रेशर आना, ये मतलब अलग अलग तरह के जो हमारे समाज में नाम है, पर अल्टीमेटली बीमारी ये है। इसका नाम स्लिप क्यों लगा? तो ये स्लिप हो गई ना यहाँ से, अच्छा, स्लिप हो गया इट इज SLIP, Okay. नॉट SL, ओह, स्लीपेज ऑफ डिस्क फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इसमें वो लाल रंग की कुछ आपने ये तो वेसल है सर, ये वेसल है। उनका जो वेसल जाती है उसका निशान है। ये जो पेल्विक एरिया आपने मुझे बताया, तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज क्या होती हैं? एल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जो होती है वो जो हमारा जो नीचे का मस्कुलेचर है उससे स्ट्रेंथ देने के लिए। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज का स्लिप डिस्क से कोई देना देना नहीं है। तो ये जो पेल्विक फ्लोर के आपने मुझे बताया टेल बोन में फ्रैक्चर हो गया, अब ये तो बड़ी छोटी सी बोन है। इसको जो है सर, इसका अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उस फ्रैक्चर को हम किसी भी तरीके से रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन ऐसी में कंडीशन में सर हम ये करते हैं कि हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप अपनी टेल बोन पे प्रेशर ना डालें। आप जो सिटिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, उस सिटिंग के लिए आप कुछ ऐसा तकिया या ऐसा टायर नुमा कुछ लें जिससे कि आपकी जो ये हिप है, आपका जो पेल्विक टेल बोन है, डायरेक्टली फर्श से टच नहीं हो। तो यूजुअली मार्केट में ऐसे तकिए बने हुए आते हैं जिसके ऊपर आप बैठ जाएं और आप अपना काम करें। अदरवाइज नॉर्मल आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आपको दर्द नहीं होगा। आप सो रहे हैं तो भी दर्द नहीं होगा। आप सीधे बैठेंगे, पालती पोजीशन में बैठेंगे और जब उस पर प्रेशर पड़ेगा तो ही आपको दर्द होगा। तो उस कंडीशन में हम एडवाइस करते हैं कि महीने 2 महीने आप तो सेक करें, और दूसरा आप ऐसा तकिया यूज़ करें या ऐसा कुछ बनवाएं जिससे आपका प्रेशर नहीं बढ़े, तो वो धीरे धीरे हील होके और कम हो जाता है। सर आपके पास ये मॉडल है, मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए कि जो सबसे कॉमन पॉइंट है स्लीप डिस्क का वो L4 L5 है। L4 L5 तो ये यहाँ पर ऐसा क्यों बनता है? सर यहाँ पे इसलिए होता है कि जैसे जहाँ पे भी प्रेशर पड़ेगा, या मान लीजिए कोई भी कोई मतलब स्लिप डिस्क किस वजह से होती है? स्लिप डिस्क या तो इस वजह से हो कि बोन्स जो है धीरे 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 ग्रेजुअली कमजोर हो गई हैं और वो उसको रिटेन नहीं कर पा रही हैं और ये खिसक गई। अदरवाइज यूजुअली जो हम मानते हैं, कोई ना कोई झटका, कोई ना कोई ट्रॉमा, कोई ना कोई ऐसा इशू हुआ है कि आपने भारी वजन उठा लिया, या आप गिर गए, आपके पैर मतलब फ्लो मतलब फ्री फॉल हो गया, या आप किक लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जर्क लगता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सर ये जो जॉइंट है हमारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है L5S1 का, उसके बाद जो नेक्स्ट जॉइंट है वो L4 L5 है। तो इसलिए L4 L5 के ऊपर जो है इट इज कॉमनेस्ट प्लेस फॉर स्लिप डिस्क। मल्टीपल फ्रैक्चर वाली स्थिति में क्या पेशेंट की स्थिति होती होगी? सर मल्टीपल फ्रैक्चर वाली स्थिति में जो डिपेंड करता है कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड की स्थिति क्या है। समझ रहे हैं बात को? हमारे कोई भी वीकनेस डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो कुछ भी हुआ है उससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड कितनी इफेक्ट हुई है। मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया और ये फ्रैक्चर होके सिर्फ अपनी जगह पर ही बैठ गया, इसे हम बोलते हैं कंप्रेशन फ्रैक्चर, ठीक है, और ये जो सेगमेंट है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम यूजुअली बिना सर्जरी के भी ठीक कर देते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हारे फ्रैक्चर हुआ है, तुम बेड रेस्ट पे लो, मेडिसिन लो, एनाल्जेसिक लो, कैल्शियम लो और तुम्हारा धीरे धीरे हील हो जाएगा। लेकिन अगर ये फ्रैक्चर होके और माइग्रेट कर गया है पीछे और इसने स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो है प्रेशर डाल दिया, रूट्स के ऊपर प्रेशर डाल दिया, इन दैट कंडीशन वी हैव टू ऑपरेट, क्योंकि हमें स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर किसी भी कंडीशन में नहीं चाहिए। अगर स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर आया तो धीरे धीरे नसें कमज़ोर होने लग जाएंगी, सूखने लग जाएंगी, और फिर उससे मरीज को जो है वीकनेस भी हो सकती है, उसको फुट ड्रॉप भी हो सकता है, उसको बॉडी में सुनपना भी आ सकता है, टट्टी पेशाब का कंट्रोल जा सकता है, क्योंकि ये सारी जो सैक्रम मसल्स है ये हमारी टट्टी पेशाब के कंट्रोल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो नीचे की तरफ आ रही है। S2 3 4 सेगमेंट होता है, सैक्रम से निकलती है। तो कुल मिला के बात ये, फ्रैक्चर कितना सीवियर है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क इस बात से पड़ रहा है कि उस फ्रैक्चर की वजह से स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर और रूट्स पर कितना प्रेशर है। जैसे हाथ का फ्रैक्चर हुआ तो फ्रैक्चर देखा और हमने उस पर प्लास्टर बांध दिया, सेम पाँव में हुआ, यहाँ तो प्लास्टर बांधना भी पॉसिबल नहीं, तो ये हिल कैसे करता है? ऐसी कंडीशंस के अंदर जब फ्रैक्चर हो जाता है तो वो डिपेंड करता है कि जैसे मैं आपको बताया कि भाई फ्रैक्चर सेगमेंट है आपका, अब अगर ये सिर्फ अपनी जगह ही फिक्स है कंप्रेशन फ्रैक्चर तो वो हील हो जाएगा। लेकिन अगर ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया है, ये इसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और ये पीछे की तरफ बड़ी नस पे दबाव डाल रहा है, इन दैट कंडीशन हमें नीचे और ऊपर वाले सेगमेंट को फिक्स करके, जैसे होता है ना एक पिलर, हमने पैरेलल पिलर खड़ा करना पड़ता है, तो हम रॉड और स्क्रू डाल के जो है उसे ऑपरेट करते हैं और पीछे से इन नसों को खोलकर इसका पूरा दबाव खत्म करते हैं, और जो सेगमेंट फ्रैक्चर्ड है एज मैक्सिमम एज पॉसिबल है वो सारे फ्रैक्चर सेगमेंट्स को
रिमूव करते हैं, ताकि किसी भी कंडीशन में स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव नहीं आए। आपने सुना होगा कि उसके तो स्क्रू डाल दिए, स्क्रू डाल दिए, रॉड लगा दी उसके, तो मेटल की रॉड लगा मेटल की रॉड लगा दी। तो वो यही होता है कि जो सेगमेंट है, ठीक है, उसको सपोर्ट देना जरूरी है, उस आर्किटेक्चर को मेंटेन करना जरूरी है। तो उसके लिए हमें रॉड और स्क्रू का सपोर्ट देके और इसे दोबारा फिक्स करना पड़ता है। तो जैसे वहाँ प्लास्टर हो जाता है, आपने देखा प्लास्टर के लिए प्लेटिंग भी होती है। हाँ। तो प्लेटिंग भी इसलिए होती है कि भाई आप उसको दोनों सेगमेंट्स को फटाफट फिक्स कर दो और पेशेंट अर्ली मोबिलाइज कर ले। अर्ली मोबिलाइजेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अगर हमने अच्छी तरह से स्पाइन को फिक्स कर दिया है तो हम उस पेशेंट को दूसरे दिन चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन चला देते हैं। लेकिन अब जैसे कि एक पेशेंट है जिसका एज 70+ है, ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, तो हड्डी बिल्कुल पोली हो चुकी है, सूख चुकी है, फिर ऐसी कंडीशन के अंदर कैसे मैनेज होता ऐसे है? पेशेंट्स को हमें ये जज करना है कि क्या उसका फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स जो होते हैं यूजुअली उसके अंदर कंप्रेशन फ्रैक्चर ही देखे जाते हैं। उसमें ऐसे फ्रैक्चर्स नहीं होते, मतलब वो दे आर बिकॉज ऑफ ट्रीविल ट्रॉमा, घर में जा रहे थे बाबूजी गिर गए अचानक से, है ना। तो हम उसे कोलेट करते हैं कि यार ये तो मतलब एक्सीडेंट हुआ या क्या हुआ। फिर हम देखते हैं कि भाई हड्डी कमजोर ही थी, ठीक है, तो हड्डी बैठ जाती है। उस कंडीशन में आप एमआरआई करा के देखें तो आपको दिखेगा कि नहीं, हड्डी सिर्फ बैठी हुई है, बड़ी नस के ऊपर कोई दबाव नहीं है। अब जो आपने अभी प्लास्टर वाली बात बोली थी, प्लास्टर में और इम्प्लांट में जो प्लेटें डालते हैं उसमें क्या फर्क है कि प्लास्टर में आदमी को जो है हम 1.5-2 महीने तक प्लास्टर में रखते थे पहले, है ना, और फिर वो धीरे धीरे हीलिंग हो जाती थी। आपने बोन सेट कर दी खींच के और प्लास्टर बांध के छोड़ दिया। आजकल क्या जमाना है भैया, फटाफट इसकी प्लेटिंग कराओ और ये फटाफट अपने काम पे लगे, अर्ली मोबिलाइजेशन। वही स्पाइन में है। अगर आपको सर्जरी नहीं करानी है या आपको दिख रहा है कि यार इसके अंदर कंप्रेशन नहीं है और हमारा जो फ्रैक्चर है वो धीरे धीरे अपने आप उसी पोजीशन में हील हो जाएगा, वो पोजीशन वही रहेगी। अगर ये कंप्रेस्ड है तो कंप्रेस्ड पोजीशन में ही हील होगा, लेकिन उसमें ये श्योरिटी है कि अब ये 2-2.5 महीने हमने इसको इस पोजीशन पे बाबूजी को लिटा दिया है, पेशेंट को लिटा रखा है, तो अब ये माइग्रेट नहीं करेगा। और अदरवाइज अगर उसकी वजह से कंप्रेशन है तो हमें उसको भी फिक्स करना ही पड़ेगा। सर ये जो प्लेट्स आप डालते हो फिर ये वापस निकालनी पड़ती नहीं है? सर, निकालते नहीं, तो ये यहीं पड़ी रहती है, नहीं पड़ ये जाती है। प्रॉब्लम? नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं करती। दे आर इनर मटेरियल, यूजुअली टाइटेनियम की डाली जाती है। और ऐसी प्लेट्स जो होती हैं जो हम यूज करते हैं, दे आर एमआरआई कॉम्पेटेबल ऑल्सो, आप हमसे एमआरआई भी करा सकते हैं। दे आर फिक्स, दे आर इनर्ट, वो बॉडी में कोई रिएक्शन, फॉरन बॉडी रिएक्शन नहीं करती है। वो नहीं करती है। लेकिन जैसे हम एयरपोर्ट वगैरह पे जा रहे हैं तो स्कैनिंग वो वगैरह, स्कैनिंग में सर वो एक डिफरेंट इशू है, क्योंकि उन लोगों को अपने सेफ्टी पर्पज से उनको लगता है भाई कुछ मेटल का ट्रांसपोर्ट तो नहीं कर रहा, वो एक अलग चीज है, तो उस कंडीशन में निकलवानी पड़ती है। निकलवानी पड़ती है। तो फिर वो निकल जाती है, निकल हाँ, जाती निकल है। जाती है। स्पाइन की हम फिर भी नहीं निकालते हैं सर, क्योंकि आप स्पाइन की अगर पेट्स निकाल देंगे यूजुअली क्या होता है तो उसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो तो फिर आपने डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेके जाए या जो भी इशू है। स्लिप डिस्क के अंदर क्या हमेशा सर्जरीज करानी पड़ती है या ये एक्सरसाइजेज वगैरह से, इन चीज़ों से भी सही हो जाते हैं? सर वैसे तो जो है इसमें डिपेंड ये करता है कि कितना ग्रेड का स्लिप डिस्क है और वो कितना बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। अदरवाइज अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें, 100 में से 90% मरीजों को हम लोग बिना ऑपरेशन के ही ठीक करते हैं। 100 में से 90% मरीजों को हम जो है बिना ऑपरेशन के ठीक करते हैं। 10% पेशेंट ही ऐसे होते हैं जिनको सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। तो जो 90% लोग सही करते हैं वो किस मेथड से सही करते हैं? सर प्रिकॉशंस में सबसे पहले तो उनका जो पोस्चर करेक्शन है, उसके अलावा मेडिकेशन और उसके अलावा एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ें हैं जो कंजर्वेटिव स्पाइन ट्रीटमेंट में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री ली जाती है, उसका वर्किंग क्या है, कितने घंटे वो बैठ के काम कर रहा है, पालती बनाकर तो काम नहीं कर रहा। आजकल हम देखा होगा कि जैसे जो हमारे पेशेंट्स हैं वो आते हैं, सब हमारा तो नगीनों काम है, नगीनों का काम है। हम तो सब नीचे बैठ के घाट का काम करते हैं, ठीक है, तो हम तो पालती बना के बैठना पड़ता है या फिर हमें एक पैर करके बैठना पड़ता है। फर्क कूटने वाले हैं, ठीक है, महिलाएं हैं आरी तरी का काम करती हैं, 10-12 घंटे तक एक ही पोजिशन में बैठी हुई हैं, ठीक है। कुछ महिलाएं जो कशीदे काम करती हैं, तो उनका जो पोस्चर है, सिटिंग पोस्चर है, उसे चेंज कराना होता है कि भाई आप इतना लंबा 10-12 घंटे नहीं बैठे हैं। अगर हम सर्वाइकल की बात करें, डिस्क सर्वाइकल में भी होती है, वो तो पूरी स्पाइन में कहीं भी हो सकती है, तो हमें उसकी हिस्ट्री लेनी है कि भाई तुम्हारा कंप्यूटर पे कितना घंटे बैठने का काम है, मोबाइल कितना देखते हो, हमें उसको अवॉइड कराना होता है। उसे सपोर्ट के लिए कॉलर देनी होती है, फिर हम उसे एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज स्टार्ट कराते हैं। तो ग्रेजुअली ओवर टाइम इफ दे एक्सेप्ट आवर ट्रीटमेंट रेजिम तो वो इम्प्रूव कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनकी प्रॉब्लम है उनको जमीन पे अलगती पालगती सर वो हम कुछ टाइम के लिए अवॉइड करते हैं, नहीं बैठना चाहिए। कुछ टाइम तक नहीं बैठना चाहिए, जब तक कि आपकी स्पाइन
जो मतलब हमारा नॉर्मल प्रोटोकॉल रहता है कि पहले हमें आपका दर्द और आपका जो स्पाज्म है उससे रिलीव करना है। उस ड्यूरेशन में आप ये सब चीज़ें नहीं करें, नीचे बैठना वगैरह। फिर उसके बाद जब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी तो आपकी स्पाइन को इतनी स्ट्रेंथिंग मिल जाती है कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग भी कर सकते हैं और नीचे भी बैठ सकते हैं। 100% ये नहीं होता कि आपको नहीं बैठना है और आगे भी नहीं बैठना होगा, लेकिन until unless by exercise and by precautions you strengthen your muscles, at that time you have to avoid. आपने एक्सरसाइजेस की बात बोली, मेरे दिमाग में आया कि बहुत सारे लोगों को तो स्लिप डिस्क इसलिए हो जाता है कि वो लोग जिम में हैवी वर्कआउट कर रहे थे या उन्होंने बड़ा हैवी वेट ले लिया डेड लिफ्ट के दौरान, तो उससे भी ऐसा होता है। डेडलिफ्ट आपने जो वर्ड यूज किया, हाँ, ठीक है, डेडलिफ्ट का सिनोनिमस है ईगो लिफ्ट। ईगो लिफ्ट। ईगो लिफ्ट क्यों? डेडलिफ्ट जब आप करते हो तो आपको लगता है कि यार 5 पाउंड और लगा लूं, 10 पाउंड और लगा लूं, और वहीं आदमी मारा जाता है। ओके। सो अब जिम की बात आ गई तो जिम पे चलते हैं। जो आपने बोला कि कोई भी एक्सरसाइज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अंडर प्रॉपर सुपरविजन, प्रॉपर ट्रेनर आप एक्सरसाइज करें। आज हो क्या रहा है कि होड़ा होड़ी मची हुई जिम जाने की, ठीक है, और आदमी अपनी कैपेसिटी के ऊपर जाके वेट ले रहा है और वो वेट लेने के लिए अपनी बॉडी को पूरा जर्क देता है और उसी जर्क में उसकी स्पाइन खत्म हो जाती है। मेरे पास सर ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने नेशनल चैंपियनशिप मतलब फाइट करके आ चुके हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर, और अब वो रो रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमें दोबारा फाइट करनी है, हमें दोबारा खड़ा कर दो, क्योंकि इसी डेड लिफ्ट और ईगो लिफ्ट के चक्कर में उन्होंने हैवी वेट उठाया, जर्क से उठाया और उनकी स्लिप डिस्क हो गई। ये हाल है। तो आप एक्सरसाइज करें, नो डाउट एक्सरसाइज आज के ज़माने में बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, एक्सरसाइज मैं भी करता हूँ, आप भी जाते होंगे, लेकिन आप अपने जिम ट्रेनर को साथ में लेके उसकी प्रॉपर गाइडेंस में सब एक्सरसाइज करें, ठीक है। डेड लिफ्ट एक एक्सरसाइज आपने बता दी। उसके अलावा जब बेंच प्रेस लेते हैं तो बेंच प्रेस पे हम हाथ और कंधे पे जोर कम लगाते हैं और गर्दन पे ज़्यादा लगाते हैं। ओके। हम गर्दन से उसको प्रेस कर रहे होते हैं। आप कभी नोटिफाई कीजिएगा बात, तो वो पेशेंट आते साहब हमारे तो गर्दन में पूरा दर्द है। हाँ। कल परसों की जिम की बात बताता हूँ। एक कोई डॉक्टर साहब थे हमारे साथ ही, उनको किसी ने एडवाइस कर दिया कि यार इन डिक्लाइन बेंच जो होती है ना, हाँ। डिक्लाइन बेंच पे ओवरहेड लो आप। अच्छा। मैं गया उनके पास, मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हो, आपको किससे सिखाया? कि यार वो कह रहे थे कि थोड़ी सी टफ होती है तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। ओके। सो ये जो देखा देखी वाला जो चला है माहौल, इंस्टाग्राम पे देख के और ये सब चीज देख के, ये नहीं होना चाहिए। आप कोई भी नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, आपको किस वेट से स्टार्ट करनी है, किस पोस्चर में स्टार्ट करनी है, आप अपने ट्रेनर से बात करें तभी करें। मैं यहीं एक बात आई, तो आपने ये सुना होगा योगा में एक शीर्षासन होता है। शीर्षासन होता है। हम उल्टा सर नीचे करके और पैर ऊपर करके। हाँ। सर जो नए नए खिलाड़ी होते हैं इनके अंदर तो कई लोगों को तो हमने देखा है कि उसकी सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर हो गई शीर्षासन के शीर्षासन दौरान। क्योंकि वो उसको पता तो नहीं थी कैसे बैलेंस बनाना है। हाँ। वो गर्दन जो है, गर्दन पे खट इतना ही प्रेशर होता है, इतनी ताकत होती है, पूरा शरीर का वजन गर्दन पे सर पे आता है। ओके। तो आसन भी आप करो तो भी आप ध्यान से देख के प्रॉपर उस तरह से करें। आप कोई भी चीज मतलब नौसिखिए टाइप में नहीं करनी। तो मतलब एक तो डेड लिफ्ट हो गया, बेंच प्रेस बोला, शीर्षासन। बेंच प्रेस करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन बेंच प्रेस में आपको जो प्रेशर लगाना है अंडर सुपरविजन। आपका प्रेशर आपके जो है चेस्ट पे आना है, आपके आर्म्स पे आना है, आपकी गर्दन पे नहीं आ रहा। आप गर्दन से जोड़ नहीं लगाएं। ये है। और ऐसी कोई खतरनाक एक्सरसाइज है जिनसे ज्यादा? स्क्वाट जो लगाते हैं तो उसके अंदर भी जो है सीधा सीधा प्रेशर उस पे आता है। अगर वो थाई पे नहीं आ रहा और पैर पे नहीं आ रहा है तो वो स्पाइन पे आता है, और स्पाइन पे आते ही लोगों के L4 L5 L5S में PIVD हो जाती है, और फिर वो जिंदगी भर जिम नहीं कर पाते। जिंदगी भर जिम में ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है स्पाइन के लिए बेस्ट है? सर स्पाइन के लिए अगर हम बेस्ट एक्सरसाइज माने तो हमारा योगा, कोर एक्सरसाइजेज जो है, जो हमारे कोर को और जो स्पाइन मसल्स हैं, स्पाइनल एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज, ये करनी चाहिए ताकि हमारे जो स्पाइनल मस्कुलेचर है उसको ताकत मिले। और ऐसी कंडीशन के बाद आपके स्पाइन स्ट्रेंथन हो जाती है तो आपको नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आप आगे झुक के वजन उठा रहे हैं, आपने कुछ चीज उठाई, तो उस कंडीशन में फिर आपको पेन नहीं होता है। तो एक्चुअली जो लोग जिम करते हैं वो लोग, उनका फोकस रहता है हमें बाइसेप बनानी है, शोल्डर बनानी, चेस्ट बनानी, वो कभी बैक पे या लोअर बैक पे फोकस नहीं करते या कोर मसल्स पे इतना फोकस नहीं करते हैं, जबकि कोर मसल्स का भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, और एटलीस्ट लंबर PIVD और इन सब के लिए तो है ही। सर आपने एक चीज बोली अभी कि 90% केसेस के अंदर हम बिना सर्जरी के पेशेंट को सही कर देते हैं, 10% केसेस में ऑपरेशन करना पड़ता है। मैंने एक रिपोर्ट अभी पढ़ी थी जिसमें यह लिखा था कि काफ़ी लोगों को
बिना ज़रूरत के बाद भी स्पाइन की सर्जरीज कर दी जाती है। आई डोंट नो, रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं सर, अगर पेशेंट को जरूरत नहीं है तो स्पाइन की सर्जरी का, मैं कहता हूँ कोई भी सर्जरी नहीं करनी चाहिए। नहीं, क्या इंडिया में ऐसा होता है कई सेंटर्स पे? सर एग्जैक्टली तो मतलब क्योंकि आपने लखनऊ से किस किया है और आप सब इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से हो। मैंने तो गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है, वहाँ तो अगर अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कोई डॉक्टर कह दे कि इसकी सर्जरी जरूरत है, तो आप मान लीजिए कि उसकी जरूरत है। जरूरत है। क्योंकि हम लोग इतने ओवरबर्डन होते हैं, ठीक है, कि कोई भी आपको अननेसेसरी एडवाइस मना ही नहीं करेंगे करेगा। कि बाद में आ जाना। और हम ये कोशिश करते हैं कि जहां तक हो और इसकी सर्जरी टाली जा सके तो हम टालने की कोशिश करें। प्राइवेट सेक्टर्स में क्या ऐसा होता सर है? देखिए, ये सब 10 मतलब मुंह बोली बातें हैं, इसका कोई भी डाटा नहीं है। ठीक है, आज हर आदमी का पर्सपेक्टिव, सर्जन का भी अलग और पेशेंट का भी अलग है। मुझे लग रहा है एज अ सर्जन कि नहीं इसको जरूरत है, ठीक है, दूसरा सर्जन सोचता है कि नहीं यार मैं इसको कंजर्वेटिव भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। और आजकल जो मतलब बोलना नहीं चाहिए, मीडिया का रोल, जो पॉलिसीज, इंश्योरेंस और ये सब रोल है, तो उसमें ये चीज निकल के लोग कहने लगे हैं कि भाई ओवर सर्जरीज हर चीज की हो रही है। आज स्पाइन की नहीं, दूसरी सर्जरीज के लिए भी ये कहा जाता है, सिजेरियन के लिए कहा जा रहा है। तो ये चीज जो है डिस्कस करना और ये टॉपिक मतलब इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। ये है भाई, जो ऑपरेट करा रहा है वो भी तो, उसके भी तो क्लिनिकल सिम्टम्स ऐसे होंगे जो ऑपरेट करवा रहा है, जो डॉक्टर के पास गया है। कोई भी स्पाइन की सर्जरी, हमारे हिंदुस्तान का मिथ ये है कि अरे कमर का ऑपरेशन मत करा देना, हाँ, कमर का ऑपरेशन मत करा देना, बाकी तू कोई भी करा ले, तू कैटरेक्ट करा ले, तू गॉल ब्लैडर निकलवा ले, तू हिस्टेक्टमी करा ले, लेकिन कमर का ऑपरेशन मत करा, लकवा जाएगा। लकवा जाएगा। ये मिथ बिल्कुल गलत है सर, ठीक है। हमारे स्पाइन में 3 पोर्शन है, मैं दोबारा बताता हूँ, सर्वाइकल, डॉर्सल और लंबर। जो पीआईवीडी वाली बात आती है, स्लिप डिस्क वाली बात आती है, दैट इज कॉमनर टू लंबर स्पाइन, ठीक है। लंबर स्पाइन की सर्जरीज के अंदर लकवे वाला कंसेप्ट बहुत कम है, मैं ये नहीं कहता नहीं है डेफिनेटली है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री सर्वाइकल और डॉर्सल के अंदर ये ज्यादा है। क्योंकि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड लंबर कैनाल जहां से स्टार्ट होती है वहां के खत्म हो जाती है, और उसके बाद उसमें सिर्फ रूट्स होती है, मतलब जैसे घोड़े के बाल की तरह नसें निकलती है। अदरवाइज जो सॉलिड कॉर्ड है, इट स्टॉप्स एट द लेवल ऑफ, इट एंड्स एट द लेवल ऑफ L1 ओनली। तो वहां पर ट्रॉमा का चांस ड्यू टू सर्जरी और एनी मॉडलिटी ज्यादा है बजाय लंबर पीआईवीडी के। अब क्या है कि किसी के कोई गिरा और उसके साथ ऑपरेशन हो गया गर्दन का और वो तो साहब लकवे में आता है, इट्स मतलब एक्सेप्टेबल, ऐसा हो सकता है। सूजन मतलब किसी भी सर्जन के साथ हो सकता है, कोई भी ये डेफिनेटली नहीं दावा कर सकता नहीं साहब मैं ऑपरेट करूंगा तो आपके कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये लंबर में कम है ये रेशो। लेकिन वो जो एक मिथ फैला हुआ है सब तरफ कि कमर का ऑपरेशन मत करा देना, ये गलत है। अगर आप कमर का ऑपरेशन नहीं करा रहे हो और वो वाकई रिक्वायर्ड है, अगर आपकी नसों पे इतना दबाव आ रहा है तो धीरे धीरे आपकी नसें डैमेज हो जाएंगी और वो वही सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी जो सर्जरी से आपको डैमेज हो सकता है। एक टर्म होता है हमारे स्पाइन में, कॉर्डाइकोना सिंड्रोम। कॉर्डाइकोनाइज मतलब जो हमारी नीचे स्पाइन की जो रूट्स निकल रही है, इट्स लाइक हॉर्स, कॉर्डाइकोना। तो कॉर्डाइकोना सिंड्रोम में 3 चीज होती है, एक तो फुट ड्रॉप, पंजा लटक जाना। उसमें क्या होता है? वही बता रहा हूँ, मतलब हमारा जो पंजा है, हमारा पंजे की वीकनेस आ जाती है। हम नॉर्मल जो चला पा रहे हैं चला नहीं पाते, पंजा उठता नहीं है, फिर चलेगा कैसे आदमी? सुनिए, है ना। और कॉर्डाइकोना के साथ साथ सेंसरी लॉस और जो पेशाब टट्टी का कंट्रोल है वो चला जाता है, ठीक है। कॉर्डाइकोना सिंड्रोम, अगर आपने पेशेंट की स्लिप डिस्क है अच्छी खासी बाहर निकली हुई पड़ी है, प्रेशर डाल रही है, आपने ऑपरेट नहीं कराया, तो उसको कॉर्डाइकोना सिंड्रोम हो जाएगा। तो मतलब फिर वो चल नहीं पाएगा? वो चल नहीं पाएगा, चलेगा तो रगड़ के चलेगा, वो रगड़ के चलेगा। रगड़ के चलेगा, वो उसको पंजा ऐसे उठा के ना पड़ेगा और टट्टी पेशाब का नहीं कंट्रोल चला जाएगा, उसको नलकी रहेगी और उसको पेशाब जो है उसको पता नहीं होगा, एहसास नहीं होगा, कॉन्स्टिपेटेड रहेगा, कब उसको लेटरिन का भी पता नहीं लगेगा। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है नेचुरली। अब लोग इस बात को जज नहीं करते, उनको लगता है भाई हमने अगर ऑपरेट कराया तो हमें तो लकवा जाएगा। कौन सा लकवाएगा, क्या लकवाएगा, कुछ नहीं पता उसको पैर तो कमर का ऑपरेशन करा तो लकवा जाएगा। और इस कंडीशन में वो उस कंडीशन तक पहुंच जाते हैं कि दैट बिकम इरिवर्सिबल फॉर अस, कि हम सर्जरी करने के बाद भी जो है ऐसे लोग हमने देखे हैं, जिनका हमने ऑपरेट कर दिया पर फुट ड्रॉप था, वो रिवर्सिबल नहीं हुआ, वो आज तक पंजा लटका के चल रहे हैं। सो ये जो मतलब मैं आपके माध्यम से ये जरूर समझाना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है, आपको सर्जन एडवाइस कर रहा है,
आपको सेकंड ओपिनियन लेनी है, आपको थर्ड ओपिनियन लिए आप लीजिए, लेकिन अगर सबकी कॉमन सर्जन्स की ओपिनियन है कि आपको सर्जरी करानी है, डोंट वेस्ट टाइम, गेट इट ऑपरेटेड एज सुन एज पॉसिबल। मतलब 2 3 4 कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में वैसे भी कंसल्टेशन बहुत बहुत सस्ती है। सस्ती है, बहुत तो सस्ती है। आप जाके एक बार ओपिनियन ले लो, और जब बिल्कुल। आपका पेट भर जाए, सारे लोग बोल देंगे सर्जरी करा लो, तो तो आप करा तुरंत लीजिए, करा लेनी आप चाहिए, तुरंत करा लीजिए, इससे पहले कि आप जो है इरिवर्सिबल लॉस में कंडीशन चले में जाए। पहुंच जाओ। बिल्कुल। स्पाइनल सर्जरीज के अंदर क्या क्या नई नई टेक्निक्स आई हैं? सर स्पाइनल सर्जरीज में जो है, अगर हम पीआईवीडी पे ही चल रहे हैं, या हम स्पाइनल ट्यूमर्स की बात करें, या फ्रैक्चर जो भी हमने डिस्कस किए, तो जो है मिनिमल इन्वेजिव, पहले तो हमारी कन्वेंशनल सर्जरी होती है जिसमें हम ओपन करके और जो है पूरा ऑपरेट करते थे, स्क्रू डालने हैं, जो कुछ भी डालने हैं। उसके बाद जमाना आया मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का, जो आपने सुना ना, मिनिमल इन्वेजिव MISS है ना। तो मिनिमल इन्वेजिव के अंदर जो है ओपन सर्जरी भी होती है, कि मतलब आपने परक्यूटेनियस स्क्रू भी आप ऊपर से डाल रहे हो, हम्म, ठीक है, आप पूरा खोल नहीं रहे खोल नहीं रहे हो। हो। और उसके बाद दूसरी एंडोस्कोपिक स्पाइन, हम्म, कि एक लेवल पे छल्ला खिसका हुआ था, हम्म, ठीक है, आपने दूरबीन से वहीं का वहाँ छल्ला जो है, केवल इस डिस्क जो है, डिस्क को आपने डिकम्प्रेस कर दिया, और बाकी सब चीज़ें नॉर्मलाइज वैसी की वैसी है। फिर उसके अगर हम आगे जाएं, तो मिनिमल इन्वेजिव के बाद रोबोटिक न्यूरो नेविगेशन। न्यूरो नेविगेशन का मतलब जो GPRS सिस्टम वाला फंक्शन है, कि मतलब हमें कहाँ पहुंचना है, हमारी लोकेशन क्या है, उसको प्रिसाइजली वो गाइड करेगा। तो उसमें क्या है कि जो चांसेस हैं कि आपने स्क्रू गलत डाल दिया, या थोड़ा अंदर बाहर हो गया, या उस गलत डलने की वजह से, देखिए ये है, अब हमें अगर स्क्रू डालना है तो हमारा स्क्रू इस हड्डी के अंदर डलना चाहिए। इसी हड्डी के पास में आप देखिए हमारी सारी रूट्स जा रही हैं। तो अगर उसका पाथ कहीं, मतलब आदमी काम कर रहा है, मैकेनिकल काम है, मैनुअल मिस्टेक हो सकती है, तो उस कंडीशन में अगर थोड़ा भी स्क्रू ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपकी रूट्स पे प्रेशर पड़ सकता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर पड़ सकता है। तो इसके लिए और प्रिसाइज टेक्निक है न्यूरो नेविगेशन। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है, उसमें जो हमारी MRI, हमारा CT स्कैन होता है, उसको अपलोड कर दिया जाता है, और फिर उसको उसकी पेयरिंग की जाती है बॉडी से, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग इमेज गाइडेंस के अंदर जो है स्क्रू या जो भी डालना है, इम्प्लांट डालना है, वो डालते हैं। तो इससे बहुत कम नेचुरली प्रिसाइज, इट इज मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट। मोर एक्यूरेट। अनदर थिंग इज कि इससे खुद सर्जन को भी रेडिएशन एक्सपोजर कम होता है। अदरवाइज हम लोग को एक्सरे जो मशीन होती है हमारी, इसे हम सियाम बोलते हैं, सियाम मशीन, उस एक्सरे मशीन के गाइडेंस के अंदर हमें ये स्क्रूज और ये सारे इम्प्लांट्स प्लेस करने पड़ते हैं। तो ये सर्जन के लिए भी अच्छा है, पेशेंट के लिए भी अच्छा है, और दूसरा जो है ब्लड लॉस, क्योंकि आपने बिल्कुल गाइडेड काम किया है, तो आप बहुत ज़्यादा बड़ा चीरा नहीं लगाते, ठीक है, बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा नसों का आप खोलेंगे नहीं, तो उस तरह से काफ़ी बेनिफिशियल। तो ये हर जगह अवेलेबल है? सर न्यूरो नेविगेशन काफ़ी कॉस्टली इश्यूज हैं, ठीक है, रोबोटिक और न्यूरो नेविगेशन करीबन करीबन 3-4 करोड़ की मशीन्स आती हैं, तो ये सब सेंटर पे नहीं है। ये तो मतलब जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, या जो गवर्नमेंट में बड़े सेटअप हैं, टर्शरी सेंटर्स जो कॉलेज लेवल के, वहीं पे अवेलेबल है। तो कॉस्ट बहुत बड़ा इफेक्ट है इसके अंदर, वो तो हर जगह, मतलब इंडिया में क्या बोले। लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसी कौन सी 3 गलतियां करते हैं जिससे स्पाइन खराब हो जाती है? सर देखिए, एक तो पोस्चर, पोस्चर। पोस्चर हम बैठना। कभी भी बैठने में पोस्चर पे ध्यान नहीं देते। हम किसी भी पोजीशन में बैठे और 3-4 घंटे तक बैठ के उसी पोजीशन में काम कर रहे हैं। मैंने कई बैंकर्स मैनेजर्स को देखा, मतलब जब जाता हूँ समझाता भी हूँ, वो उनकी चेयर तो सामने लगी हुई है और उनका लैपटॉप साइड में रखा हुआ है, और वो यूँ बैठे काम करते हैं सामने, मतलब कस्टमर से बात करें दूसरा, और यूँ टेढ़े होकर काम करते रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। यू शुड रेस्पेक्ट योर स्पाइन। आप जो आपका पोस्चर है, सीधे बैठ के आप गर्दन का पोस्चर सीधे रखें, स्पाइन को स्ट्रेट रखें, उसी तरह से बैठ के काम करें आप। ये ट्विस्टिंग फोर्स नहीं, ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो मोबाइल की बात चली, मोबाइल में बच्चे और बड़े सब किसी भी एंगल में, रात को भी रजाई के अंदर भी सर बैठ के 2-2 घंटे तक मोबाइल देख लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को करेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल स्पाइन आपको धोखा देगी। इसके अलावा अगर हम आए तो रेगुलर एक्सरसाइज जो है हम लोग नहीं करते हैं। हमें अपनी स्पाइन की टोन क्या, पूरी बॉडी की टोन जो है मेंटेन रखनी चाहिए। आप बेसिक अगर एक्सरसाइज माने हमारे, है ना, जो हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में भी है, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसी एक्सरसाइज है कि अगर आप उसके 10 राउंड सुबह कर लो तो आपके ऊपर से नीचे पूरी टोनिंग हो जाती है। उसमें सारे पोस्चर आ गए, सारे आसन आ गए,
ठीक है, उसमें एक्सटेंशन भी हो रहा है, उसमें फ्लेक्शन भी हो रहा है, उसमें गर्दन का भी हो रहा है, नी का भी हो रहा है, सबका हो रहा है। तो ऐसी कोई ना कोई एक्सरसाइज आप करें, या आप अपनी बॉडी के लिए, अपने लिए पर्सनली आप कम से कम आधी घंटा पौना घंटा निकालें और एक्सरसाइज करें। ये है। सर आपने अब तक हजारों केसेस कर दिए होंगे, आपके जीवन का सबसे टफ केस कौन सा था? टफ केस तो सर देखिए, मतलब टफ किस सेंस में हो सकता है कि या तो उसकी पैथोलॉजी टफ है, उसको इतना ज़्यादा जो है, अगर हम ब्रेन की बात करेंगे सर, ट्रॉमा इतना था, है ना। और स्पाइन की अगर बात करें तो उसका लेवल क्या था, क्योंकि टफ अगर स्पाइन में हम आएंगे तो सर्वाइकल केसेस टफ होते हैं, क्योंकि उसमें वीकनेस के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, और डॉर्सम, ठीक है। लंबर स्पाइन में इतना टफ नहीं था, क्योंकि वहाँ पे आके रूट्स खत्म हो जाती हैं, तो डैमेज के जो चांसेस हैं दे आर लेस। अगर मैं स्पाइन की बात करूं तो अभी मैंने थोड़े टाइम पहले एक लड़का था इधर अपने अलवर साइड का, 20-22 साल का, और वो एक्सीडेंट होके गिर के आ गया। उसकी कंडीशन ये थी कि उसका जो मतलब ये धड़ के नीचे की दूसरी हड्डी और तीसरी हड्डी वो फ्रैक्चर थी, और उसको सबने सर्जरी से मना कर दिया था कि तू घर ले जा, घर लेके सेवा करो, कुछ ज़्यादा सर्जरी से फ़ायदा नहीं होगा। वो मुझे दिखा के भी गए, मेरे यहाँ से भी चले गए, और मैंने उन्हें इतने पैसे, क्योंकि मैं भी मतलब चाहता नहीं था कि उसको हाथ लगाऊं, क्योंकि रिजल्ट्स वर वेरी पुअर, ठीक है। तो आई रिफ्यूज, कि मैंने कहा नहीं करूंगा तो इसमें इतने पैसे लगेंगे, है ना, टाइप में। वो पेशेंट 1 हफ्ते घूम के वापस मेरे पास आ गया उतने पैसे में करवाने के लिए। तो देन इट बिकेम ए चैलेंज कि नहीं यार, इसको तो अब अच्छे से ही करना है, मतलब वी शुड गिव आवर बेस्ट। और उसके कंप्लीट पैराप्लीजिया था, मतलब उसका नीचे का पूरा हिस्सा काम नहीं कर रहा था, और हमने उसे ऑपरेट किया। करीबन 4-5 घंटे की सर्जरी थी वो, आगे पीछे दोनों तरफ से हमने उसको ऑपरेट किया, और अब उसकी कंडीशन ये है कि वो बैठने लायक हो गया है, हाथों का मूवमेंट ठीक आ गया उसका, और उससे थोड़े दिन पहले मुझे वीडियो भेजा जिसमें वॉकर के सपोर्ट से वो खड़ा होने लग गया है। सो सच पेशेंट्स एंड सच रिजल्ट्स गिव अस अ बूस्ट कि भाई चलो ठीक है, आपको एक बार अटेम्प्ट तो करना चाहिए। ये है। अभी थोड़े दिन पहले एक और पेशेंट आई थी स्पाइन की, जो मेरे ओपीडी में एंटर हुई कुबड़ की तरह, बिल्कुल 90 डिग्री बैंड। मैं अभी आपको इसके बाद आपको उसका वीडियो दिखाऊंगा। 90 डिग्री बैंड, चाकसू की पेशेंट थी वो, ठीक है। और मैंने उसे देखा, मैंने कहा यार ये क्या पेशेंट, मुझे लगा एक अटेंडेंट होगी, क्योंकि इतना बैंड हो गया पेशेंट स्पाइन का आ रहा है, और वो आके मेरे ओपीडी में बैठ गई। मतलब आई वॉज नॉट एट ऑल सीरियस फॉर रहा, क्योंकि मुझे लगा ये तो पता नहीं यार क्या ही केस है, तो मेरे पास उसका रिकॉर्ड भी नहीं था। मैंने उसका प्री ऑफ वीडियो मेरे सीसीटीवी कैमरे से निकाला है, क्या उसका सीसीटीवी कैमरे में जिस पोजीशन में एंटर हुई थी बिल्डिंग वो निकालो। एट द एंड ऑफ द डे जब मैंने उसकी सर्जरी कर दी और मैंने उसको डिस्चार्ज किया, मैंने उसको डांस करा के भेजा था अस्पताल से। वो जो राउंड वाला होता है ना, उंगली पकड़ के जो डांस करते हैं, वो डांस करा के मैंने उसे भेजा है। सो ऐसे पेशेंट्स में जब हम करते हैं और रिजल्ट आता है तो इट गिव्स प्लेजर। एक बच्चा था जो है करीबन 8-9 साल का बच्चा था, पतंग उड़ाते 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 गिर गया छत से, एंड यू वोंट बिलीव कि मतलब वो उसका पूरा एक तरफ पैरालाइज था और दिमाग पूरा सूजा हुआ, और मुझे लग रहा था कि मतलब इसको हाथ डालना भी सही रहेगा ये, क्योंकि आजकल आपने सुना होगा अस्पतालों के अंदर डॉक्टर तो मतलब देते ही है, देते हैं। वो तो मारना ही, मरीज को मारता ही डॉक्टर तो, अच्छा। ठीक है ना। तो ऐसे परसेप्शन के अंदर जो है हाथ डालना ठीक है कि नहीं है, लेकिन मुझे ये पता था कि रात को 9 बजे बच्चा मेरे यहाँ पे आया है, अगर मैं इसको यहाँ से कहीं भी रेफर करूँगा, इसकी सर्जरी होते होते इसको सुबह तक कुछ नहीं हो पाएगा, और ये परमानेंटली जो है खराब हो जाएगा। देन वी डिस्कस विद स्टाफ कि नहीं सर कर लेते हैं। और उसकी सर्जरी के अंदर ये था कि जैसे मैंने चाकू लगाया उसको स्टार्ट किया, ठीक है, करीबन उसकी तैयारी करके ब्लड अरेंज करना, ये सब अरेंज करना, तो उसमें हमें 12 बज गए थे। तो मिडनाइट हमने उसको सर्जरी स्टार्ट करी, और इतना प्रेशर था दिमाग में कि मैंने जैसे ही नाइफ लगाया, सर मेरी जो लाइट है टॉप लाइट, वहाँ तक खून उछल के गया, एंड आई इमीडिएटली स्टॉप कि यार मतलब दोबारा मुझे थॉट आया कि मैं इसको करूँ या नहीं करूँ। इतना प्रेशर था दिमाग के अंदर। धीरे 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 एक एक स्टेप बिल्कुल इमीडिएटली आई ऑर्डर्ड द ब्लड बैंक की 2 यूनिट और चाहिए मुझे, 4 यूनिट और चाहिए, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि इसके तो ब्लड लॉस काफ़ी होने वाला है, और ये कंडीशन हम बाहर जाके बता नहीं सकते, क्योंकि अब तो पेशेंट हमने अंदर ले लिया है, अब तो उसकी जो जिम्मेदारी है सही और गलत वो सब हमारी है। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसको हमने ऑपरेट किया, अब वो बच्चा चल के आता है। हालांकि वीकनेस है उसको, थोड़ा सा डिफॉर्मिटी है,
लेकिन वो चलता हुआ जब आता है तो लगता है कि चलो यार हम कुछ अच्छे काम के लिए डॉक्टर बने, हमने किसी को बचाया। तो ये कुछ केसेस होते हैं जो मतलब आपको किक देते हैं। तो रात को 12 बजे आप सर्जरी कर रहे हो, 3 बजे कर रहे हो, तो खुद के लिए कैसे समय निकालते हो? सर हमारे मतलब न्यूरोसर्जरी इज अ ब्रांच वेयर यू हैव टू कंप्लीटली डिवोट टू अ पेशेंट। कई बार ऐसा होता है कि ये इसने बुलाया था अभी मुझे थोड़े दिन पहले खाने पे, नहीं जा पाया। मैंने खुद के घर में अभी एक फंक्शन रखा है, मैंने खुद ने बोल के अपने भाई को, मेरी भाभी जो है वो डीएम है छापरा में, कि मैंने भाभी गेट टूगेदर रखते हैं फैमिली की। हाँ सर ठीक है, उन्होंने अरेंज कर दी, सब हो गया। मैं अपने अस्पताल से संडे को, यूजुअली मेरी ओपीडी 11 से 2-3 बजे तक की होती है, मैं 12 बजे फ्री होके आ गया कि भाई मैं आ जाओ, यहीं तक की करूँगा, कोई पेशेंट आ गया उसे देखेंगे, बाहर की सारी कॉल्स मना कर देना। आई रीच माई होम, आई वॉज टेकिंग माई लंच, सडनली देयर वाज अ कॉल कि पापा लकवे की पेशेंट सर आइए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सीटी वीटी कराओ उसका, सीटी हॉस्पिटल में ही है। सीटी हुआ और सीटी देखा, और सीटी देख के ये डिसाइड हुआ कि ये तो इमीडिएटली ऑपरेट होंगी। हमें अपने सारे शेड्यूल कैंसिल करके मैं हॉस्पिटल गया, सर्जरी करी, मैं 8-9 बजे फ्री हुआ। तो न्यूरो सर्जरी के अंदर सर पेशेंट टाइम जो है, जो अभी टाइम वाली बात चल रही थी, टाइम इज इंपॉर्टेंट। अगर आप जो टाइम मिस कर दिया तो आपने पेशेंट मिस कर दिया। फ्रस्ट्रेशन नहीं होता? ये तो फ्रस्ट्रेशन रिजल्ट से नहीं होता, पब्लिक बिहेवियर से होता है। कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट, जो आजकल आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने लापरवाही कर दी, वो लापरवाही कर दी। सर कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट के लिए फुल, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि फुल अपनी जो है नॉलेज स्किल सब लगाता है कि कैसे भी वो मरीज अच्छा होके जाए। तो जब पब्लिक का रवैया ऐसा होता है तो फिर बुरा लगता है। अब जैसे उस बच्चे को जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर चलो ठीक है सब कुछ ठीक हो गया, अगर वो ठीक नहीं होता तो मुझे झेलना पड़ता। उसके पेरेंट्स, उसके रिश्तेदार सब वहाँ पे उस दिन कम से कम मेरे अस्पताल में 100 लोगों की भीड़ थी। तो इट्स पार्ट, बट ठीक है, जो न्यूरोसर्जरी ब्रांच है हमारी, तो उस पर ट्रेनिंग में ही हमें ये सब सिखाया जाता है। इट्स अ हार्ड कोर ट्रेनिंग। हमें जब 36 घंटे काम कराया जाता था तो इसलिए कराया जाता था, जो हम सोचते हैं कि भाई अगर रात को भी मेरा फ़ोन सर 24 घंटे चालू रहता है और 2 घंटे में उठ जाता है, मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं सोता, मेरी बच्ची, मेरी वाइफ अलग सोती है, मैं अलग सोता हूँ। यू वोंट बिलीव, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, रात को मुझे कल, अब ये फ़ोन दिखा सकता हूँ आपको, 12:30-1 बजे फ़ोन आया है सिर्फ ये पूछने के लिए कि आप कल ओपीडी करोगे क्या। अब आप बताइए कि मतलब मैं क्या जवाब दूँ। मैं नहीं उठाऊँ उस कंडीशन में, मान लीजिए कोई सीरियस पेशेंट मुझे कहीं से कॉल कर रहा है, तो वो पेशेंट मतलब सफ़र करेगा या मुझे सोचेगा भी डॉक्टर ने फ़ोन नहीं उठाया, और मैं उठाऊँ तो ये कंडीशन है। लेकिन फिर भी हमारा फ़ोन चालू रहता है क्योंकि हॉस्पिटल से पेशेंट रहते हैं, सब चीज़ें रहती, तो उठाना ही पड़ता है। स्पाइन और ब्रेन के लिए जो बेस्ट आप एडवाइस कर सकते हैं हमारी ऑडियंस को, वो क्या कर सकते हैं? सर देखिए, ब्रेन के लिए तो कंट्रोल योर बीपी, स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग सबसे ज़्यादा, और कंट्रोल योर वेट। ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये ब्रेन की जो नॉर्मल लीजन्स, जो आज हम बात करें स्ट्रोक की, हम ट्यूमर को अलग कर देते हैं क्योंकि उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, ट्रॉमा पे किसी का कंट्रोल नहीं है, बट यस प्लीज़ डू वियर हेलमेट। सर हेलमेट एक ऐसी चीज़ है कि वो 99%, मैं 90 भी नहीं बोल रहा, 99% हेड इंजरीज के अंदर जो है आपकी जान भी बचाएगा और आपके परिवार की आगे तक की स्थिति को बचाएगा। इट्स वेरी ग्रेव सिचुएशन इन हेड इंजरी, आई टेल यू। मरीज बच जाता है लेकिन उसका परिवार पीछे, उसके एक पेशेंट अगर आपका, जो कहते हैं ना वो तो कोमा में है 6 महीने से, सर ऐसे पेशेंट्स जो है बच तो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका पूरा परिवार उसके पीछे बर्बाद हो जाता है क्योंकि उसकी सेवा में कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा और उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। और एक हेलमेट ऐसी चीज़ है, एटलीस्ट 2 व्हीलर्स के लिए, जो उस चीज़ को, सिचुएशन को बचा सकती है। दूसरा, हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट, इवन मतलब अभी बीच में आपको याद होगा एक ऑर्डर आया था कि पीछे वाले को भी सीट बेल्ट लगानी है, फिर सबने उसका रेजिस्ट किया। तो काफ़ी हद तक वो चीज़ ठीक है अगर हम हाईवे पे हैं। हाईवे पे एक्सेलेरेशन डी एक्सेलेरेशन इंजरी इतनी ज़्यादा होती है सर। हमारे पास एक बार जब हम एसएमएस में काम करते थे, उस समय एक पेशेंट आई है, मतलब फैमिली, 2 बहनें पीछे बैठी हुई थी, ठीक है, और दोनों को सर्वाइकल इंजरी होकर वहाँ पे एडमिट हुई, दोनों को। तो पीछे वाली सीट पे
पीछे वाली सीट पे भी उतना ही सर एक्सेलरेशन एक्सेल फोर्स लगता है, आई थिंक ज़्यादा लगता ज्यादा है। लगता है। उनका सर जाके सीट से टकराया एंड दे हैड सर्वाइकल इंजरी, सर्वाइकल ट्रॉमा। तो सीट बेल्ट जरूरी है पीछे की। अगर आप हाईवे पे रन कर रहे हैं तो आप डोंट डू दैट मिस्टेक। पीछे भी बेल्ट आती हैं, आप बेल्ट लगा के जाएं। आगे ही नहीं, मैं तो आगे तो है ही कंपलसरी, लेकिन मैं पीछे के लिए बोल रहा हूँ कि अगर हाईवे पे रन कर रहे हैं, आपकी गाड़ी 100 की स्पीड पे है, 120 की स्पीड पे, कभी भी कुछ सामने आता है, चिड़िया ही आ जाए, कुत्ते आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो आपको सीट बेल्ट बचाती है। तो ये प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। और बाकी तो नॉर्मल जो चीज़ें हैं उस पर मैंने बता दिया आपको। स्ट्रोक के लिए डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, और इनको कंट्रोल करें आप। एटलीस्ट जो फैक्टर्स हैं जिससे आपका हाइपरटेंशन हो रहा है, मेडिकेशन तो लेना ही है, लेकिन उसके अलावा जो प्रोफाइलैक्सिस है, जिसमें आपकी डाइट, लिपिड प्रोफाइल जो है, लिपिड, तेल चिकनाई वगैरह, ये आप अपना जो है हर 6 महीने में अपना टेस्ट कराते रहें। आफ्टर द एज ऑफ 40, आफ्टर द एज ऑफ 40 यू शुड गेट योर HbA1c डायबिटीज़ के लिए एंड योर लिपिड, ये आप रेगुलर रखें। अगर आपका लिपिड बढ़ता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके डाइट मॉडिफाई करें, जो भी करना है करें। रेगुलर एक्सरसाइज स्पाइन के लिए, आप चाहे सूर्य नमस्कार करें, आप 10 जो सेट है सूर्य नमस्कार में, 10 मतलब 10 पोस्चर होते हैं, 9 या 10 पोस्चर मेरे ख्याल से, उसके 10 सेट भी आप लगा लें तो भी आपकी बॉडी काफ़ी टोनिंग हो जाएगी। कुछ ज़रूरी है टोनिंग। आप वेट लिफ्टिंग नहीं करें, आपको कोई नहीं कहता आप जिम जाएं और वहाँ पे आप बड़े डंबल्स करें, कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल घर में कोर की एक्सरसाइज कर लें, नॉर्मल स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज कर लें, आजकल सब इंटरनेट पे मिलता है। सर्वाइकल की एक्सरसाइज जो बताते हैं लोग, ये आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज, ये करें, दैट इज सफिशिएंट। ये है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एपिसोड? यदि आपके अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो हमने पूछे नहीं है, या हम डॉक्टर साहब जवाब नहीं दे पाए प्रॉपर, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सर की सारी डिटेल्स, सर के हॉस्पिटल के नंबर्स, इनका इंस्टा प्रोफाइल, फेसबुक, सब मैं इस पॉडकास्ट के एंड में डालूंगा। आप इनसे पर्सनली भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें और सवाल पूछना है और आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो एक बार इस पॉडकास्ट के अंदर ज़रूर लिखें रिपीट, तो मैं इस पॉडकास्ट को वापस से रिपीट करूंगा, दोबारा से क्वेश्चंस के लिए डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आके जवाब दें। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। आपने अपने बिजी शेड्यूल के अंदर, आपने कहा कल रात को भी आप ढंग से नहीं सो पाए, किसी ने आपको फ़ोन करके पूछा क्लोपीडी है या नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर।